Fine. Is my voice clear and picture is clear? Screen clear है? Okay. Okay विदित. Fine. अब देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलास्टिसिटी कंप्लीट कर ली, लेकिन एक कंसेप्ट बाकी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बराबर. जरा फटाफट कंप्लीट करते हैं और फिर इलास्टिसिटी को टाटा बाय बाय करते हैं, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं. बहुत दिन हो गए है ना, एटलीस्ट 3 लेक्चर्स हो गए ना इलास्टिसिटी को डिस्कस करते हुए. यस, इसको याद है सर. ओके, नो इश्यूज. फाइन. आज बाकी के स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए? हेलो. आए ना, हम आए ना. हाँ हाँ. Sir, आप I लोग. guess they might be confused between the new and the old link. अरे दैट न्यू आईडी वाज जस्ट फॉर वन टाइम. चाहिए तो आप अपने ग्रुप में लिख दो ना, ज्वाइन विद द ओल्ड आईडी. अच्छा. कुल मन नहीं है उनका. ठीक है, कोई बात नहीं. जब तक मन होगा तब तक एग्जाम आ जाएगी. ओके फाइन. नहीं नहीं, मैं जल्दी नहीं आया. आई एम ऑन टाइम. एक्चुअली आई एम 5 मिनट्स लेट. ओके, स्टार्ट करते हैं, कोई टेंशन नहीं. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब मैं आपको पहले तो एक चीज बता दूं, ये आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 2.42 पे है. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बहुत प्यारा सा है, क्यूट सा है, छोटा सा है, 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे. आ जाओ. चलो. अब इन्होंने ना बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा है. रे भगवान, क्या लिखा है इन्होंने इतना सारा. टोटल 8 पॉइंट्स है, लेकिन भर भर के लिखा है. मैं आपको इसकी थ्योरी 2-2 लाइन में दे देता हूं. ओके चलो. व्हाट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? जस्ट अंडरस्टैंड. मेरे यहां से कुछ साउंड को डिस्टरबेंस नहीं है ना? No, sir. ठीक है. ओके. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब है, देखो इलास्टिसिटी का मतलब है बहुत सिंपल, डिमांड में या तो ज्यादा चेंज या फिर डिमांड में कम चेंज. टाणंग टाणंग. हाँ कि ना? डिमांड में ज्यादा चेंज या तो डिमांड में कम चेंज. बराबर है. अच्छा, ज्यादा चेंज तो व्हाट डू यू कॉल? इलास्टिक. इलास्टिक. बराबर है. और कम चेंज तो व्हाट यू कॉल? डिमांड में कम चेंज तो इनइलास्टिक. वेरी गुड. नाउ अब देखो, तो इनकम टैक्स नहीं. नाउ इकोनॉमिस्ट ने कुछ रीजंस दिए हैं, और ये रीजंस ये बताते हैं कि भाई डिमांड में ज्यादा चेंज क्यों आता है और कम चेंज क्यों आता है. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? तो उन्होंने ना इंसान की जिंदगी के बहुत सारी चीजें बराबर उन्होंने डिफाइन किया. ना लिसन, अंडरस्टैंड. तो जरा संभालना. सबसे फर्स्ट है नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. चलो हम नेचर ऑफ गुड्स लिख लेते हैं. नेचर ऑफ गुड्स. बराबर. अब देखो गुड्स दो टाइप के होते हैं. तो पहला रीजन है, गुड्स अगर या तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हेलो, या फिर सब्स्टिट्यूट होते हैं, हेलो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब इकोनॉमिस्ट क्या कहता है मालूम है? अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे ना तो इनइलास्टिक डिमांड होगी. डिमांड विल बी इनइलास्टिक. और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे ना तो इलास्टिक डिमांड होगी. बस. इफ गुड्स आर सब्स्टिट्यूट तो इट्स अ इलास्टिक डिमांड. इफ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री तो इट हैज इनइलास्टिक डिमांड. अब आप लोग कहोगे सर ऐसे कैसे, आपने लिख दिया और हमने सुन लिया, ऐसे थोड़ी होता है. बताता हूं. देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, वो टाइट डिमांड भी कहते हैं. ये नया नाम है.
नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। खाली इतना सोचना है डिमांड में कम चेंज आएगा कि डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। कम मतलब इनइलास्टिक और ज्यादा मतलब इलास्टिक। तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपका अप्रोच कुछ ऐसा होना चाहिए जब आप ये टॉपिक को रीड कर रहे हो। अच्छा सर, व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? मैं बताता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे बताओ कार और पेट्रोल में से कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? Petrol. पेट्रोल। पेट्रोल। वेरी गुड, बराबर है। अब मुझे एक चीज बताओ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ते ही जा रहा है ना? ठीक है, क्या आपकी डिमांड कम हुई? No, sir. नो। अगर कम हुई भी होगी तो बहुत ही कम, मतलब डिमांड में कम चेंज। यू नो व्हाई? व्हाई? बिकॉज जिसके पास कार है उसको पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, जिसके पास एक्टिवा है उसको पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ हो सकता है कि थोड़ा कम यूज करते होंगे, तो डिमांड अगर फॉल हुई भी होगी ना तो बहुत ही कम। तो डिमांड, पेट्रोल की डिमांड में बहुत कम चेंज आया। व्हाई? बिकॉज पेट्रोल इज कॉम्प्लीमेंट्री। जिसके पास बाइक्स हैं, कार्स हैं, उनको पेट्रोल डीजल खरीदना ही पड़ता है। हेलो, यस सर। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, भाई मेन गुड्स खरीदा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री खरीदना ही पड़ेगा। उसे कहते हैं टाइड। टाइड का मतलब एक मेन प्रोडक्ट को चलाने के लिए दूसरा चाहिए। अब फिर उसका प्राइस कुछ भी हो, पेन खरीदा है तो रिफिल चाहिए, बराबर है कि नहीं? यस सर। यस। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ना प्राइस उनकी बढ़ती है ना तो डिमांड में बहुत कम चेंज आता है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट खरीद चुके हैं, तो अब उसमें उसको लिए कॉम्प्लीमेंट चाहिए ही चाहिए। तो कहने से डिमांड में कम चेंज आता है, Yes. यस। तो इन इलास्टिक। सब्स्टिट्यूट को सर इलास्टिक क्यों है, बताता हूं। सब्स्टिट्यूट का मतलब है आप एक गुड्स को दूसरे गुड्स से रिप्लेस कर सकते हो, है ना? यस। जैसे पोटैटो एंड बनाना, पहला दोनों सब्स्टिट्यूट है क्या? कैन नो। रिप्लेस पोटैटो बाय बनाना? नो। जेन को पूछो, एनी जेन हो या होंगे ही। यस सर। क्या बोलता है, पोटैटो को बनाना से रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ। हाँ, बराबर। नॉर्मल समोसा एंड जैन समोसा, बराबर है ना? ओके ओके ओके, जस्ट एग्जांपल। अब देखो, सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब एक का जरा भी प्राइस बढ़ा तो आप सीधा सीधा उसका सब्स्टिट्यूट दूसरा जो सस्ता है उसको खरीद लेते हो, हाँ कि ना? Yes. तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूट, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। तो जब ऑप्शंस है तो थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता है ना तो डिमांड धाड़ 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 गिरती है, हाँ कि ना? तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है क्योंकि ऑप्शंस आर अवेलेबल विथ यू, तो इलास्टिक डिमांड होगी। हेलो, यस सर। ओके 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 ओके। ना ना ना, ए भाई बुक्स में मत लिख देना बनाना एंड पोटैटो आर सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना? ये खाली जीन्स को समझता है। ओके, नाउ इलास्टिक डिमांड। नाउ लिसन। अब इकोनॉमिक्स ने क्या लिखा है सुनो, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा ना उतना डिमांड, इलास्टिसिटी हाई होगी। तो नाउ लिसन, उन्होंने 3 कैटेगरीज को डिफाइन किया है। लिसन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, हेलो, क्लोज सर। सब्स्टिट्यूट एंड नॉट सो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब मेरी बात सुना, जितना हाई सब्स्टिट्यूट होता है ना उतना हाई इलास्टिक होता है। अब इकोनॉमिक्स ने लिखा है कि अगर गुड्स आर वेरी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, वेरी परफेक्ट का मतलब होता है कि फटके से आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा नमक विथ एनी अदर नमक। सर 7 अप और स्प्राइट। हाँ, 7 और स्प्राइट, ये एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। 7 अप एंड स्प्राइट, क्या एग्जांपल दिया है बंदे ने, बराबर। नाउ एकदम इजीली रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब फील भी नहीं आएगा कि कुछ रिप्लेसमेंट किया। तो मालूम है उसको इंफिनिटी इलास्टिक होता है। ईपी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये मतलब मैं सुनो परफेक्टली इलास्टिक। सर। हेलो, यस सर। ओके। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है, सर क्लोज मतलब, क्लोज का मतलब हम रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन ना इतना मजा नहीं आता है। जैसे बनाना विथ पोटैटो, ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिया था आज। ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट तो हैं, बराबर है ना? मतलब रॉ पोटैटो, हाँ, रॉ सॉरी, रॉ बनाना। रॉ बनाना मतलब कच्चा, ठीक है ना? दोनों टेस्टलेस होते हैं तो आप यूज कर सकते हो रिप्लेसमेंट में ना। ये दोनों ना क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है बट वो मजा नहीं आएगा, बट हाँ रिप्लेसेबल है। तो वो लोग कह रहे हैं कि है ना, ये ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1। हेलो,
sir. अच्छा, लेकिन नॉट सो क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना, लेस देन 1 होता है। इसका मतलब सुनो सुनो, वेरी हाई इलास्टिक, वेरी हाई इलास्टिक, लिटिल हाई इलास्टिक, ये वेरी हाई लिख देते हैं और ये हाई लिख देते हैं, आपको डिफरेंशिएट करने को आएगा। हाई इलास्टिक एंड लिटिल हाई इलास्टिक, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो मालूम है कल हम लोगों ने ना एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का एमसीक्यू स्किप किया था, वो ये था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट और नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट। हेलो, तो आपको पहला फैक्टर समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब सेकंड फैक्टर देखो सर, और क्या Sir, रीजंस हो identify सकते हैं? कैसे करेंगे? सॉरी, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे तीन में से कौन सा सब्स्टिट्यूट है? वो लोग बोलेंगे, टेंशन मत लो। दे विल गोइंग टू टेल यू कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का इलास्टिसिटी क्या होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट का इलास्टिसिटी क्या होगा और नॉट क्लोज का सब्स्टिट्यूट का इलास्टिसिटी क्या होगा। डोंट वरी, बराबर। नाउ ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 2। सर और कौन से रीजंस होते हैं? तो सुनो सुनो सुनो, नेक्स्ट रीजन है इलास्टिसिटी का बजट। हे गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय बजट? Purchasing power of the consumer. यस, इनकम स्पेंडिंग कैपेसिटी, इनकम स्पेंडिंग कैपेसिटी, बराबर है। हम लोग बोलते हैं ना यार मेरे बजट में नहीं आता है, इसका मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, उसको खरीद नहीं पाऊंगा, इतना बहुत महंगा लग रहा है, या मेरे बाइंग कैपेसिटी में नहीं आता है। परफेक्ट। अब सुनो, बजट भी एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से डिमांड इलास्टिक भी हो सकती है आपके लिए और इनइलास्टिक भी। सर ऐसे कैसे? तो सुनो, इकोनॉमिस्ट कहता है आपकी लाइफ में कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपकी इनकम का बहुत हाई प्रोपोर्शन खर्चा होता है, हाई प्रपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड। तो ना प्रैक्टिकली बताऊंगा, टेंशन मत लो। और लो प्रपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड, हाई प्रपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड और लो प्रपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड। अब सुनो, मतलब आप लोग के पास है ना, मान लो कि 10,000 रुपीज है। हेलो, आपका बजट 10,000 का है, मतलब समझ लो कि मेरी मंथली इनकम 10,000 है, तो कहने से मैं अपने घर खर्चे के लिए 10,000 ही खर्चा कर सकता हूं। हाँ कि ना? यस। तो अब मालूम है उसमें से मान लो कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस मेरे आउट ऑफ माई 10,000 ना 6,000 रुपया कुछ गुड्स पे खर्चा होता है, मतलब कहने से 60% ऑफ माई बजट इज स्पेंडिंग आई वांट सम गुड्स। अब अगर उनके भाव बढ़ जाएं तो मेरा बजट हिल जाएगा कि नहीं हिल जाएगा? Yes. यस। Yes. तो इनकम सॉरी इकोनॉमिस्ट क्या कहना चाहता है कि अगर किसी कोई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपकी इनकम का बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन खर्चा होता है और अगर उनके प्राइसेस बढ़ जाएं तो आपका बजट हिल जाएगा, बराबर है। तो अब उस बजट को मेंटेन करने के लिए आपकी डिमांड्स क्या होंगी? ज्यादा कम All. होगी। इसका मतलब यू विल बी हैविंग इलास्टिक डिमांड, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर आपकी इनकम के ज्यादा खर्चा होता है अगर उनके प्राइसेस बढ़ जाएं तो आपका बजट बहुत ज्यादा हिल जाता है, तो आपको आपकी डिमांड्स को फॉल डाउन करवाना ही पड़ता है, मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, नहीं तो आप अपना घर नहीं चला पाएंगे, बराबर। अच्छा, अब कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसपे आपकी मंथली इनकम का लो प्रपोर्शन खर्चा होता है। सर मतलब बताता हूं, जैसे माचिस, मैच बॉक्स। अब आप लोग अपने घर में मैच बॉक्स यूज करते हो, मैं सब बोलूं आपकी इनकम का एक नेग्लिजिबल पार्ट खर्चा होता होगा, 0.0001% ऑफ योर बजट, 1 रुपया। हेलो, Yes, sir. हाँ। अब मुझे बताओ अगर उस माचिस का प्राइस बढ़ जाए 1 रुपये से सीधा 3 रुपए, आपके बजट को कोई फर्क पड़ेगा? क्या आपका बजट हिल जाएगा? No. नो, यू विल बी टेकिंग लाइटली, ठीक है यार 1 रुपए से 3 रुपए होगा कोई बात नहीं। तो आपकी डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा कि कम चेंज आएगा? Change. अबे कम चेंज आएगा। 1 रुपए की चीज के लिए 1 रुपए की चीज का 3 रुपए जो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनइलास्टिक डिमांड है, आपकी बजट पे कोई असर नहीं होगा। अरे समझा? तो Yes, हाई sir. प्रपोर्शन एंड लो प्रपोर्शन, ओके।
सेकेंड पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट। सर और कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आप इलास्टिक और इनलास्टिक, मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज और डिमांड में कम चेंज आती है? नाउ नीड फॉर गुड्स। अब सुनना, आपकी लाइफ में एक कुछ गुड्स ऐसे हैं जो बहुत अर्जेंट है, अभी के अभी चाहिए, चाहिए तो चाहिए, और कुछ गुड्स ऐसे हैं जो आप पोस्टपोन कर सकते हो। पोस्टपोनमेंट मतलब आज नहीं मिलेगा, 4-5 दिन के बाद मिलेगा ना तो भी चलेगा। हेलो, नाउ अर्जेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल ले लो, मुझे मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन आर अर्जेंट, मेरे घर में कोई बीमार है, आई वांट मेडिसिन। अब मुझे एक चीज बताओ, मेडिसिन का भाव बढ़ गया, क्या आप डिमांड कम कर लोगे? No, sir. नो यार, मेरे लिए अर्जेंट है, मैं इसको हटा ही नहीं सकता, तो प्राइस कुछ भी हो, क्या आपकी डिमांड में फॉल होगा? Nah. No, sir. ना। No. तो डिमांड कौन सी हुई? इलास्टिक की इनलास्टिक? Inelastic. यस, इनइलास्टिक डिमांड। एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं यार। अच्छा, पोस्टपोनमेंट का मतलब है मेरे को प्रोडक्ट खरीदना है, बराबर है, बट इतना जरूरी नहीं है। आई वांट टू परचेज अ मोबाइल, बराबर, चल रहा है पर एक नया मोबाइल खरीदना है, बराबर है। अब वो भाव बहुत महंगे चल रहे हैं, तो मैं 2 महीने के बाद खरीदूंगा तो चलेगा ना? क्या नहीं पोस्टपोन? Yes, Yes. sir. हाँ, तो है ना, इकोनॉमिक्स कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। तो अगर आज प्राइसेस बढ़ गए ना, मेरा डिमांड फट से डाउन हो जाएगा। क्यों ज्यादा से डाउन होगा? बिकॉज मेरे लिए वो जरूरी नहीं है, मैं 1-1.5 महीने के बाद भी खरीदूंगा तो चलेगा। हेलो, तो कौन सी डिमांड होगी? Elastic. इलास्टिक। डिमांड में ज्यादा चेंज मतलब इलास्टिक, डिमांड में कम चेंज मतलब इनइलास्टिक। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ना आगे बढ़ते हैं। आपको थर्ड पॉइंट समझा? थर्ड फैक्टर। Yes. फोर्थ पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ यूजेस। अब देखो, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक यूज होते हैं, मतलब सिंगल यूज, और यू कैन से स्पेसिफिक यूज, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल यूज के लिए काम आते हैं। तो कुछ गुड्स की डिमांड, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगल यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन। आयरन, हाँ कि ना? हाँ. Yes, हाँ, sir. बराबर। आयरन कौन सा? आयरन रॉड नहीं, आयरनिंग। हेलो, इस्त्री। Yes, sir. यस, बराबर है। और मल्टीपल यूज का मतलब आप ले लो, मिल्क ले लो, मिल्क है मल्टीपल यूजेस, जैसे यू कैन यूज फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, यू कैन यूज फॉर मेकिंग टी, you can use for making coffee, you can use for making juices, you can use for making ice cream, you can use for making curd, paneer. Hello, Yes. Cheese, but yes, बराबर। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो इकोनॉमिस्ट कहता है अगर किसी प्रोडक्ट का यूज स्पेसिफिक है, सिंगल यूज है, तो उसके लिए इनइलास्टिक डिमांड होगी। कैसे बताता हूं। और जिस प्रोडक्ट का यूज मल्टीपल है, बराबर, उसके लिए इलास्टिक डिमांड होगी। सर हाउ कम यू कैन से दैट? हेलो, नाउ तो इकोनॉमिस्ट कहता है, लॉजिक बड़ा सिंपल है। मान लो कि मिल्क है, बराबर है, मिल्क मैं 10 चीजों के लिए यूज करता हूं, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, फीडिंग टू द चाइल्ड, टी, कॉफी, बटर। अब है ना, दूध महंगा हो गया। हेलो, तो जब चीजें महंगी हो जाएंगी ना, तो वो जिसके लिए मैं 10 यूज ले रहा था ना, वो मैं सिर्फ जो जरूरी है वही यूज लूंगा, जैसे फीडिंग टू अ चाइल्ड, मेकिंग टी एंड कॉफी। हेलो, तो मैं चलो 10 में से 7 यूज कम कर दिया, तो सीधा डिमांड में ज्यादा फॉल आएगा। Yes. yes, sir. Yes, sir. यस, तो डिमांड में ज्यादा चेंज। सर यहां पर इलास्टिक क्यों है? अब फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन क्या काम आता है? आयरनिंग द क्लोथ्स। अब उसका भाव बढ़ भी गया, तो मेरा वो सिंगल यूज है, तो अगर मुझे चाहिए तो चाहिए, तो डिमांड में कोई चेंज आने वाला है? No. नो, बराबर। तो इनलास्टिक डिमांड। वाओ, इतना सोचते हैं ना ये इकोनॉमिस्ट, इतना कौन सोचता है बे। नंबर ऑफ यूजेस के बाद है टाइम पीरियड, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं।
हेलो, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू सर। कहाँ बताता हूं। टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। नाउ इकोनॉमिक्स कहता है शॉर्ट पीरियड में हमेशा डिमांड इनइलास्टिक होती है। क्यों? कि शॉर्ट पीरियड में बायर्स को या कंज्यूमर्स को रिएक्ट करने को टाइम नहीं मिलता। लॉन्ग पीरियड में डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। इट ऑलवेज हैव इलास्टिक डिमांड। बराबर। सर ये कहां बताया? मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी का टेबल बनवाया था। हाँ वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। यस Yes, बताया था कि sir. नहीं? बनाया था पक्का ना? पक्का। Yes, sir. ओके, तो दैट इज द टाइम पीरियड। शॉर्ट पीरियड में आपको डिमांड में ज्यादा फॉल या ज्यादा राइज करने को टाइम नहीं मिलता। द पीरियड इज टू शॉर्ट, बट द कंज्यूमर्स डज नॉट गेट टाइम टू रिएक्ट। बराबर, दैट्स व्हाई इट इनइलास्टिक। लॉन्ग पीरियड में तो जनरेशंस बदल सकती हैं, इंफिनिटी। बराबर। नाउ फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, टाइम पीरियड के बाद है प्राइजेस, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। ओहो सर, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, यस। अब सुनो, नाउ गुड्स को है ना प्राइस की कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है दोस्तों। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो लो प्राइस के होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो मीडियम प्राइस के होते हैं, ना लो होते हैं ना हाई होते हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हाई प्राइसेस के होते हैं। बराबर है। जैसे डायमंड्स है, पेंटिंग्स है, ये सब बहुत हाई प्राइस के आते हैं। Yes, सर sir. Yes, sir. लो प्राइस का मतलब हो गया 50-60 रुपए की चीजें। मैच बॉक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, शैम्पू है, शैम्पू का वो पैकेट पाउचेस है। बराबर, ये सारी छोटी छोटी चीजें। अब इकोनॉमिक्स क्या कहता है? लो प्राइस ऑलवेज हैव इनइलास्टिक डिमांड एंड वेरी हाई प्राइसेस ऑलवेज हैव इनइलास्टिक डिमांड। मीडियम प्राइस ऑलवेज हैव इलास्टिक। क्या बात कर रहे हो? हाँ। नाउ गाइस, लो प्राइस प्रोडक्ट्स, 1 रुपए की चीज है, 5 रुपए की चीज है, 6 रुपए की चीज है, 10 रुपए की चीज है। अब अगर 10 रुपए की चीज का प्राइस 11 हो जाए तो तुमको कोई फर्क पड़ता है? नहीं, नो तो डिमांड में ऐसा ज्यादा फॉल आएगा? नहीं. बहुत कम फॉल आएगा। 2-4 रुपए की चीज का क्या फर्क पड़ता है? अपने को कोई असर ही नहीं होता। तो इनलास्टिक डिमांड होती है। हाई प्राइस, डायमंड्स, ज्वेलरीज, बराबर है। देन यू कैन टेक कार, बाइक्स। अब इनके प्राइसेस बढ़ भी जाए ना, वेरी हाई प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे भी ये लोग, आप लोग एक अच्छे लेवल वाले लोग खरीदते हैं। तो अगर एक्टिवा है, जैसे अब एक्टिवा का प्राइस पहले 60 था, अब 80 हो गया है, तो भी कोई फर्क पड़ा? अब जो नहीं. आदमी है ना, जो आदमी 2-3 लाख रुपया खर्चा करने को तैयार है ना, उसके लिए 50-60 हजार रुपया मैटर नहीं कर रहा। बराबर। तो वेरी हाई प्राइस में डिमांड में फॉल आती है, बट बहुत ही थोड़ी। हेलो। यस तो इनलास्टिक। लेकिन मीडियम प्राइस प्रोडक्ट्स पे असर होता है। बराबर। तो मीडियम प्राइस प्रोडक्ट्स ऑलवेज हैव इलास्टिक डिमांड। समझा? सर, पर आपने इनकम में बोला था कि बजट मायने करता है। अगर हाई प्राइस पे हमारे वो तो बजट इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर इलास्टिसिटी वो दीजिए ना, देखो मैं आपको एक चीज ज्यादा बताता हूं। इंफॉर्मेशन। बजट वॉज मेरा इनकम स्पेंडिंग कैपेसिटी। यहां पर मैं प्राइस को पकड़ रहा हूं। आप दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। ऑल फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। ऐसे तो फिर है ना, मैं टाइम को अगर सब जगह लगा दूंगा ना, शॉर्ट और लॉन्ग, तो सब इलास्टिक और इलास्टिक हो जाए। और वैसे भी प्राइस के साथ अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो ये सब है ना अलग अलग एंगल्स है। यू कैन नॉट मिक्स ऑल द एंगल्स। आर यू गेटिंग? ऐसे तो फिर आप लोग को है ना, मैं एक चीज बताता हूं, ये मल्टीपल यूज, बराबर है। अब मल्टीपल यूज में मिल्क वगैरह है, अगर वो मेरे बजट का हाई प्रोपोर्शन में आता है, तो मिल्क नेसेसिटी भी तो है। साला कितना ही भाव बढ़ जाए, डिमांड थोड़ी गिरने दूंगा। मेरे घर पे दूध तो चाहिए ना। यस तो तुम तो मुझे ऐसा पकड़ लोगे, नेसेसिटी हो गया। गाइस, यहां पर अलग एंगल था, मल्टीपल यूज एंड सिंगल यूज। वहां पर इनकम था, यहां पर टाइम पीरियड है। यू डोंट मिक्स एवरीथिंग ऑल टुगेदर। हर इंसान का सिचुएशन अलग है, बराबर। उसके हिसाब से अर्जेंसी, पोस्टपोनमेंट क्रिएट होता है, इस तरीके से।
बराबर। जब मैं यहाँ पे प्राइस बोल रहा था, प्राइस के एंगल से सोचो, दूसरे फैक्टर्स को फिक्स मत करो, नहीं तो गाइस इकोनॉमिक्स हर जगह पे फिर गलत साबित होगा ही, क्योंकि इकोनॉमिक्स है ना इज एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बींग्स। इकोनॉमिक्स इज व्हाट? एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन नेचर। सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, हाँ कि ना? नाउ अनलिमिटेड डिमांड्स की बात करते हैं, वो इंसान की सोच है, तो इंसान खुद समझ में नहीं आता लोगों के, तो इकोनॉमिक्स कहां से समझ लेगा? तो हर जगह पे अजम्पशंस लगाए गए हैं। आर यू गेटिंग? यस। नाउ प्राइस के बाद नेक्स्ट 7 और क्या है? भूल जाता हूं। नेचर ऑफ गुड्स, बजट, नीड फॉर गुड्स, नंबर ऑफ यूजेस, टाइम पीरियड, प्राइस, प्रोडक्ट्स, एनीथिंग एल्स लेफ्ट? चेक कर ले। Consumer habits. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट मैंने करवा दिया, टिक मार्किंग करवा दूंगा। कंज्यूमर बजट हो गया, नीड फॉर गुड्स हो गया, नंबर ऑफ यूजेस हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ओ टाइट डिमांड हो गया, प्राइस रेंज हो गया, सिर्फ एक बाकी है, कंज्यूमर हैबिट्स। ये तो सिंपल है यार, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मुझे एक चीज बताओ, अगर यू आर हैबिचुएटेड और यू लाइक सम प्रोडक्ट्स, तो प्राइस मैटर करेगा आपको? नो। नो। तो डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। डिमांड में Inelastic. कोई चेंज नहीं आएगा, बराबर। आर यू गेटिंग? सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए सर? वहां पे 8 पॉइंट्स है, यहाँ पर 7 है, मैंने ना कॉम्प्लीमेंट्री के साथ टाइड को मिक्स कर दिया, इधर इन्होंने टाइड को अलग से समझाया है, इसलिए मेरे यहाँ 7 हो गए, आपके यहाँ 8 हो गए। हेलो, तो Yes, गाइस sir. बोलो, ये चार्ट पढ़ना इजी है कि ये पैराग्राफ्स पढ़ना इजी है? चार्ट। Chart. यस, Chart. बराबर। नाउ तो आप लोग ये चार्ट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप लोग अपने मॉड्यूल पे आ जाओ, फटाफट इसमें टिक मार्किंग कर लो, ताकि आपको लगे कि हाँ यार ये तो पढ़ के हो गया। मॉड्यूल में एक बार टिक मार्किंग हो जाए ना, तो एक अच्छा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। एम आई करेक्ट? कि हाँ यार चलो इतना ही पढ़ना है। अब देखो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट में ना सिर्फ इतनी चीजें अंडरलाइन करनी है, कर लो। Sir, voice cut हो. सर रिपीट करो। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, ये अंडरलाइन किया जितना मैंने अंडरलाइन किया हुआ है? सर रिपीट करो, आपका वॉइस चला गया था। ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, only this much you have to underline. Close or perfect substitute have highly elastic demand curves. Brand is a close substitute for others, and goods or services may have inelastic demand. Underline किया? Yes, sir. Okay. Second point. Consumer's budget. Greater the proportion of the income spent, greater will be the elasticity. Greater the proportion of income spent, greater will be the elasticity. देखो मैंने उतना ही अंडरलाइन किया हुआ है। हेलो, ग्रेटर द proportion of income spent, greater will be the elasticity, और बाकी का वाइस वर्सा लिखा है उन्होंने। अंडरलाइन किया? Yes, sir. ओके। नेचर ऑफ नीड। अब नीड देखो, लग्जरी गुड्स आर प्राइस इलास्टिक, बराबर। नेसेसरी आर प्राइस इन इलास्टिक। लग्जरी गुड्स आर प्राइस इलास्टिक, नेसेसिटी गुड्स आर प्राइस इन इलास्टिक। हेलो, अंडरलाइन किया? Yes, sir.
Okay. Yes, sir. Possible to postpone the consumption, elastic demand. Now, necessary goods cannot be postponed, inelastic demand. बराबर. Then number of uses. More the possible uses of the commodity, the greater will be the price elasticity and vice versa. मतलब more the possibility of uses का मतलब multiple use होता है. Multiple use highly elastic. Specific use inelastic. अंडरलाइन कर लो. किया अंडरलाइन. ओके. टाइम पीरियड में मुझे कुछ ऐसा क्लियर लोग ने कुछ मेंशन किया ही नहीं है बराबर, तो मैंने कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया. कंज्यूमर हैबिट, खाली इतना वर्ड अंडरलाइन करो, इनइलास्टिक. हैबिट को पढ़ना क्या है, सबको पता है. हैबिचुएटेड पीपल ऑलवेज हैव इलास्टिक डिमांड. प्राइस बढ़ जाए कुछ भी हो, चाहिए तो चाहिए. हेलो. Yes. यस. टाइड, अब देखो टाइड में खाली ये दो वर्ड, टाइड और इनइलास्टिक, बस इतना ही तो पढ़ना है. टाइड में तो कॉम्प्लीमेंट्री, सिंपल. प्राइस रेंज, वेरी हाई प्राइस रेंज और वेरी लो प्राइस रेंज, इनइलास्टिक डिमांड. मिडल रेंज, इलास्टिक डिमांड. Yes, sir. हो गया. By this, the whole elasticity of demand is completely over. Any doubts? No, sir. बस बस बस. तो अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट और वो टॉपिक मुझे पे. मॉड्यूल में डाउट था ना कौन सा मॉड्यूल में डाउट था? सर, बोलो. हाँ बोलो बोलो बोलो. सर पेज नंबर इनकम बोलो. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन डाउट. सा? सर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आ रहे हैं. ये पेज नंबर बोलो ना यार. प्राइस इलास्टिसिटी आ गया. सर मेरे पास अभी बुक नहीं है, मैं घर पे नहीं हूँ ना इसलिए. ओके. ये रहे इनकम इलास्टिसिटी. बोलो. हाँ सर. सर इसमें ये जो 3 पॉइंट्स है जिसमें से मैंने थर्ड पॉइंट बोला था, तो आपने बोला था मिस्टेक है उसमें. इफ प्रपोर्शन, थर्ड पॉइंट ना, थर्ड पॉइंट ना. हाँ सर, हाँ सर. If proportion of income spent on goods decreases as income rises, the income elasticity for the goods is less than 1. हाँ ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहा है कि मेरी इनकम बढ़ रही है मान लो 10% से, लेकिन डिमांड बढ़ रही है 5% से. ये रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड है, तो आपका आएगा EY इज इक्वल टू लेस देन 1. हाँ सर, वो पहले एक्चुअली मुझे लगा था कि ये इनकम इन इलास्टिक मतलब वो परफेक्ट कैसे वो सॉरी नेगेटिव इनकम नहीं, इलास्टिसिटी. नेगेटिव नहीं है. यहाँ पर बढ़ रही है लेकिन इनकम बढ़ी बराबर, और डिमांड भी बढ़ी लेकिन डिमांड बहुत कम से बढ़ी. हाँ सर, समझा. ठीक है. ओके. हाँ सर. चलो गाइस, हाँ सारी चीजें कंप्लीट हो गई. अभी मालूम है कल हम लोगों ने 3 एमसीक्यूज छोड़ दिए थे. हेलो. Yes. आ जाओ, उस पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फिर एक नया चैप्टर शुरू करें. एक मिनट. हाँ, which क्वेश्चन was there? कौन से क्वेश्चन थे? मैंने हाईलाइट किए थे ना. ये रहे. आ जाओ आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 7. चलो जल्दी. Identify the factor which generally keeps the price elasticity of a demand for a goods low. एक मिनट, मेरी बात सुनना. Identify the factor which keeps price elasticity of demand for a goods low. Hey, what is this price elasticity of demand for a goods low? Inelastic. Guys, सीधा ये लोग पूछते ही नहीं है.
लो इलास्टिसिटी का मतलब इनइलास्टिक। हेलो, Yes, sir. हाँ, Yes. तो आप बताओ इन चारों में से कौन सा फैक्टर है जिसमें डिमांड इनइलास्टिक रहती है? चलो बोलो, देखो नाउ, पहला है वैरायटीज ऑफ यूजेस। एक कहने से वैरायटीज ऑफ यूजेस का मतलब मल्टीपल यूज। बॉबी है शायद से। सुनो, मल्टीपल यूज को इलास्टिक होता है कि इनइलास्टिक होता है डिमांड? इलास्टिक। इलास्टिक, तो ये मेरा आंसर नहीं है, मुझे इनइलास्टिक चाहिए। वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑलवेज हैव इनइलास्टिक डिमांड, तो ये मेरा आंसर है। बॉबी, बॉबी इज द आंसर। हेलो Yes, sir. सर, क्लोज क्वेश्चन एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूट, करो ना। क्लोज सब्स्टिट्यूट को इलास्टिक होता है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इलास्टिक होता है, तो इनइलास्टिक खाली बॉबी को होता है। एनी डाउट्स? सर क्वेश्चन में कैसे पता चला इनइलास्टिक ढूंढना है, वो नहीं समझा। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ वापस पढ़ते हैं। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, मेरे साथ साथ पढ़ना, ओके? नाउ लिसन, क्या लिखा है? प्राइस इलास्टिसिटी। आया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड लो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड लो, बीच का वर्ड हटा दे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो। अरे देख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, आपको पता है लो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब इनइलास्टिक। लो प्राइस का मतलब, लो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इनइलास्टिक। तो क्लियरली पूछ रहा है कि बताओ नीचे जो मैंने एग्जांपल दिए हैं बराबर, उसमें से कौन सा इनइलास्टिक है? तो वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, समझा? नहीं, Sir. क्या नहीं समझा? वही कि इनइलास्टिक कैसे पता चला वो लो वर्ड से। अच्छा, अभी भी नहीं समझा, कोई बात नहीं, एक काम कर, आपको ये तो पता है ना दो टाइप की डिमांड्स होती हैं, एक इलास्टिक होता है और एक इनइलास्टिक होता है। हाँ हाँ। ठीक है, मतलब आपको ओरिजिनल वर्ड याद है, तो एक काम करो नीचे लिख लो, इसे हाई इलास्टिक भी कहते हैं और इनइलास्टिक का दूसरा नाम है लो इलास्टिक। बराबर? तो इलास्टिक को इलास्टिक ही कहते हैं, इनइलास्टिक को लो इलास्टिक कहते हैं। तो जहां पे वर्ड आपको इनइलास्टिक दिखे या लो इनइलास्टिक दिखे, लो इलास्टिक, आप समझ जाना दे आर टॉकिंग अबाउट इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। क्या बराबर? चलो, अब और कौन सा टिक मार्क किया था हम लोग ने? और 24, आ जाओ 24 में आ जाओ। When the numerical value of cross elasticity between two goods is very high, it means, hey guys, एक मिनट, हाँ एक मिनट इधर आओ। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम कौन से गुड्स का नेचर फाइंड करते हैं, कौन से गुड्स का इलास्टिसिटी फाइंड करते हैं? प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और। हाँ, मतलब उसे आप क्या कहते हो? कॉम्प्लीमेंट्री Substitutes and complementary. एंड सब्स्टिट्यूट। एम आई करेक्ट? यस। अच्छा, अब एक मिनट, हमने जो नोट्स बनाए उस पे ऊपर आते हैं। नाउ मुझे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कौन सी डिमांड होती है इनइलास्टिक। और सब्स्टिट्यूट गुड्स को? इलास्टिक। तो यहां पर देखो उन्होंने क्या लिखा है, व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी, जैसे एज ए स्टूडेंट मैं क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ूंगा ना, मेरे दिमाग में कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट दोनों आएंगे। बिटवीन टू गुड्स आर वेरी हाई, इलास्टिसिटी इज वेरी हाई, इलास्टिसिटी इज वेरी हाई, मतलब इनइलास्टिक की बात हो रही है कि इलास्टिक की बात हो रही है? इलास्टिक। इलास्टिक, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेरे दिमाग से हट जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट, अब इधर आओ, जिसको मेरी थ्योरी याद है, हाई इलास्टिक किसको होता है बताओ? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जल्दी बोलो। Perfect. कौन सा है? वेरी हाई इलास्टिक, बराबर है? तो आप लोग अपने ऑप्शन में इसको ढूंढ लो। द गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अरे कॉम्प्लीमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, द गुड्स, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सब्सटेंशियलिटी बिटवीन टू गुड्स, एंड द गुड्स आर न्यूट्रल एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कंसीडर्ड सब्स्टिट्यूट। ये तो गड़बड़ी है। हाँ बोलो,
बी और सी? बॉबी बी। बॉबी इज द परफेक्ट आंसर। सर पीछे आंसर सी दिया है क्योंकि टेक्स्ट बुक में ना हाई डिग्री ऑफ गुड्स, हाई डिग्री सब्स्टिट्यूट्स के लिए वेरी हाई इलास्टिसिटी है और इनफाइनाइट क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। एक मिनट, तो मॉड्यूल में ही गड़बड़ है। इन्फिनिटी से ज्यादा हाई इलास्टिसिटी क्या होती है? अच्छा, एक इन्फिनिटी मिनट, मतलब वेरी हाई लिखा है ना, बराबर, तो इन्फिनिटी ही होगा। मतलब सर अकॉर्डिंग टू मी, बराबर। नाउ बी इज द आंसर। कहां लिखा है मुझे बताएंगे? पेज नंबर? क्रॉस इलास्टिसिटी के पेज पे होगा, मैं देखूं कैसे। सॉरी, यहाँ पे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। एक मिनट, जरा थ्योरी रेफर कर लेते हैं। सर वो पेज नंबर 2.35 के आसपास कुछ था, 3-4 या 3-5 या 3-4 ऐसा ही कुछ होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी है ना? एक मिनट, डाउट क्यों रखने का दिमाग में? जस्ट अ मिनट। ए गाइस, कोई पेज नंबर बता सकता है जल्दी? एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी आ गया, very आगे simple। आ गया पीछे, हाँ। एक मिनट, ये क्रॉस, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट, ये रहा। कहां लिखा है? अरे सर जल्दी वो बोलो। 4 पॉइंट्स है ना जो आपने हाईलाइट भी करवाए हैं। यहाँ पे है क्या? हाँ सर, इधर ही इधर ही। When two goods are हाँ perfect सर। substitute for each other, cross elasticity them is infinite। हाँ ठीक है। Two goods are totally unrelated, cross elasticity is zero। हाँ ये भी ठीक है। If two goods are substitute like tea and coffee, the cross elasticity between them is positive। हाँ पॉजिटिव तो ठीक है। When two goods are complementary, but the concept of cross elasticity demand is कहाँ लिखा है? सर आपकी टेक्स्ट बुक में वो 4 पॉइंट अलग से नहीं है, हमारे में 4 पॉइंट अलग से है। मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। If two goods are perfect substitutes for each other, the cross elasticity between them is infinite। ठीक है? हाँ If two goods are close substitutes, the cross price elasticity will be positive and large। ठीक है, डन, परफेक्ट है। हाँ, तो सर ये पॉजिटिव एंड लार्ज का मतलब वेरी हाई को वेरी हाई अज्यूम करके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑप्शन टिक किया है, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगी और वेरी हाई दिया मतलब इनफाइनाइट नहीं है ना, इसलिए। अरे ऐसा थोड़ी। सर Now, अगर आंसर नहीं दिया रहेगा तो परफेक्ट if they सब्स्टिट्यूट ही use the दिमाग में very आएगा। high word, तो infinite तो मतलब ही कभी नहीं होता है। infinite कभी कुछ नहीं होता है। very high मतलब they are perfect substitute। तो according with the answer is B। पीछे क्या है? मॉड्यूल के पीछे देखो। हाँ सर, सी है। सी है। C है? हाँ सर, तब तो यार एक मिनट, वेरी हाई और लार्ज को इन लोग ने सिमिलर मीनिंग में लिया है। नॉट पॉसिबल यार। ठीक है, एक काम करो, इसको पेंडिंग रखो। मैं कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगा जिसमें मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी है, पीछे आंसर सी दिया है ना, देखते हैं बाद में। ठीक है, लेट मी डू सम रिसर्च यस्टरडे, आई एम गोइंग टू कम टू द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 31 पे आ जाओ। पॉइंट के फोटो चाहिए। डिमांड फॉर अ गुड्स विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक if it exhibit which of the following characteristic। guys more elastic मतलब इलास्टिक। नीचे 4 ऑप्शंस है, बताओ कौन से एग्जांपल में आपको इलास्टिक का फैक्टर दिखता है? कम ऑन। इट रिप्रेजेंट स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम मतलब इनइलास्टिक होता है।
अपना ही आंसर नहीं हो सकता। द गुड्स हैज मेनी सब्स्टिट्यूट, मतलब मल्टीपल यूज, यस इट हैज इलास्टिक, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। आगे भी देख लें, इट इज नेसेसिटी, नेसेसिटी को इन इलास्टिक डिमांड होती है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। देयर इज अ लिटिल टाइम, लिटिल टाइम मतलब शॉर्ट पीरियड, मतलब इन इलास्टिक, शॉर्ट पीरियड, तो बॉबी इज द आंसर। हेलो गाइस, Yes, sir. ओके 32, जल्दी करो यार। डिमांड फॉर अ गुड्स विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक, हेलो, मोर इलास्टिक इफ इट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसमें आपको इलास्टिक मिलेगा। तो द गुड्स हैज मेनी सब्स्टिट्यूट, ऑफ कोर्स इलास्टिक है। द गुड्स आर लग्जरी, ऑफ कोर्स ये भी इलास्टिक है। द गुड्स इन स्मॉल प्रोपोर्शन, ये इनइलास्टिक है। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ टाइम फॉर द कंज्यूमर टू एडजस्ट द चेंज इन प्राइस, ए गाइस लॉन्ग पीरियड। गाइस 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 गाइस, इस बार क्वेश्चन जबरदस्त है, ये भी इलास्टिक है, ये भी इलास्टिक है, और लास्ट वाला ऑप्शन भी इलास्टिक है, तीनों राइट है। तो तीनों में से नजदीकी राइट कौन सा है? सर इन इलास्टिक है क्वेश्चन में, मोर इन इलास्टिक। आइला, सॉरी 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 सॉरी, मोर इन इलास्टिक, तब तो क्लियर है, फिर तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार। ए भी नहीं, बी भी नहीं, डी भी नहीं, सी इज द आंसर, इन इलास्टिक। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक अच्छा क्वेश्चन चल रहा था, वो भी अब डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर ये मोर इलास्टिक होता तो ए बी और डी तीनों आंसर राइट होते, Yes, sir. तो तीनों हाँ। में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता? हमेशा Many रॉन्ग और राइट में substitute. से राइट सिलेक्ट करना हमेशा इजी होता है, लेकिन दो राइट में से क्लोज राइट सिलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। चलो मुझे ए बी और डी में से कोई आंसर बता दो, ऐसे ही। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे मोर इनइलास्टिक का था, बट मेरे दिमाग में एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। बोलो ए बी और डी में से कौन Many सा आंसर होगा? substitute. ऑल थ्री आर इलास्टिक, A, Many Many substitute. A. A, substitute. many substitute. परफेक्ट आंसर, मैनी सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, उसको हाईली इलास्टिक होता है। हेलो, Yes, sir. चलो ठीक है, फाइन फाइन फाइन, पर यहाँ पर आंसर सी होगा। और कुछ छोड़ा था हम लोग ने, छोड़ा था, एक और छोड़ दिया था। द लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी एंड फैंसी आर्टिकल्स विल हैव, जल्दी बोलो। B, अब देखो, इन्होंने ना इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बात की है, ऑप्शन से पता चल रहा है, क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है, ऑप्शन से पता चल रहा है। बोलो, अबे लग्जरी गुड्स है ना, तो हाई इनकम इलास्टिसिटी I, होगी, तो B सोचना बोला क्या है? ना? हेलो, Yes, sir. चलो बाय दिस, सर आंसर कैसे आया समझाओ ना। क्या कैसे 55 आया? 55 का आंसर कैसे आया? अरे राम, उन्होंने पूछा है लग्जरी गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, बराबर है। लग्जरी गुड्स में पॉजिटिव इलास्टिसिटी में लग्जरी गुड्स ऑलवेज हैव ईपी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, तो हाईली इलास्टिसिटी लग्जरी गुड्स के लिए हुई ना, हाँ। तो बी इज द आंसर। गाइस, सबको समझा? Yes. अच्छा, इलास्टिसिटी और डिमांड में कोई डाउट्स? जल्दी बोलो। No, sir. इसमें डिमांड के बहुत सारे No. एमसीक्यू छूट गए जो आप में नहीं है। वो हम मैंने आपसे कहा था कि वो जो छोड़े हैं ना, वो इलास्टिसिटी और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का कॉम्बिनेशन है, कोई छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लो। अभी तक कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। No, sir. ठीक है, आपके मॉड्यूल में कम एमसीक्यू, हमारे बुक में ज्यादा है। ज्यादा है तो मैंने आपसे कहा था मुझे फोटो भेज दो, हम डिस्कस कर लेंगे। एक का भी फिक्स तो आया नहीं मुझे, अगर ज्यादा है तो मुझे उसकी फोटोज भेज दो जो हमने डिस्कस नहीं की। जस्ट सेंड मी द पिक्स, विल डिस्कस इन द लेक्चर। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो ना। बट अब हम लोग एक नया चैप्टर चालू करते हैं, एमसीक्यू को चलते Sir, हैं। डिमांड बोलो। फोरकास्टिंग बाकी है ना? डिमांड Sorry? फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग बाकी है ना 1.7? बेटा डिमांड फोरकास्टिंग बाकी है, मुझे पता है। तू मेरे को ये मत बता कि क्या बाकी है, तो मेरे को ये बता जो पढ़ा वो समझ गया क्या? हाँ. डिमांड फोरकास्टिंग इज अ टोटली सेपरेट चैप्टर, पढ़ाऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। बहुत प्यारा सब्जेक्ट, वो भी बहुत प्यारा कंसेप्ट है डिमांड फोरकास्टिंग। हम हमेशा लॉजिकली चलेंगे, टेंशन ना लो। अब आ जाओ सप्लाई। हेलो,
स्टार्ट करें? करो। Yes, sir. ओके अब है ना, मैं डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद सप्लाई क्यों पढ़ा रहा हूं, उसकी का रीजन है डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर का थियोरीज एकदम सेम। अग्री करते हो कि नहीं? करते हैं। बराबर है। थोड़ी सी लाइंस ऑपोजिट है लेकिन बाकी का कंटेंट एकदम सिमिलर है। तो जब हम डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं ना, तो पहले हम सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ लेते हैं। एक एक घंटे में टॉपिक उड़ा दूंगा। बराबर? क्यों? क्योंकि जिसको डिमांड आता है उसको सप्लाई आराम से समझ में आती है। सेम लॉजिक, सेम कंसेप्ट, खाली बस उल्टा फंडा है। ठीक है? इसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग एक टोटली सेपरेट टॉपिक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ आ जाओ सप्लाई। अब है ना, डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को रिलेट है, लेकिन सप्लाई, डिमांड हम किसके पॉइंट से पढ़ रहे थे? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो, यस। ये हम किसके पॉइंट से पढ़ेंगे? चलो। सेलर। अब देखो, आपका टॉपिक ऑफ कोर्स आपने एसवाईसी में पढ़ा है, बहुत प्यारा और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सुनना, शुरू करने से पहले मैं पहले आपको डेफिनेशन बताऊं वगैरह बताऊं, वो सब ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक, सप्लाई एंड सेल? क्या ये तीनों सेम है? मीनिंग इसका कि अलग है? अलग है। Yes, sir. अलग है। इसके बिना हम चैप्टर शुरू ही नहीं करेंगे। इसके बिना हम चैप्टर शुरू ही नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ क्या अलग है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज सेल? स्टॉक प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गोडाउन में कितना माल पड़ा है वो होता है। Stock is the thing the seller has in total with himself. Stock is the potential supply. Supply is, yeah, stock is something which the buyer has, as in something to sell. Supply is what he is willing to sell, and sale is the amount which is actually sold by him. क्या बात है, ठीक है। एनीवन एल्स? अच्छा, अब सुनो, स्टॉक, कवि ने बहुत अच्छा आंसर दिया। स्टॉक ना, सेलर इज नॉट विलिंग टू सेल। सेलर को बेचना नहीं है, बराबर है। नाउ सप्लाई इज समथिंग विलिंग टू सेल, सेलर इज विलिंग टू सेल, और सेल इज एक्चुअली सोल्ड। हमारा जो चैप्टर है वो सप्लाई है, लेकिन है ना, स्टूडेंट्स कभी कभी सप्लाई को सेल मान लेते हैं। तो पहले ये कंफ्यूजन खत्म करने की जरूरत है। और सप्लाई स्टॉक से निकलता है और सप्लाई से सेल होती है। ऑफ कोर्स तीनों इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, लेकिन तीनों अलग अलग लेवल पे है। तो सुनो, स्टॉक का मतलब है कि गुड्स है ना गोडाउन में बन के पड़े हैं। गुड्स आर देयर इन द गोडाउन। मेरी बात सुनो, अब गोडाउन में अगर गुड्स है, इसका मतलब सेलर उसको बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता है? चाहता है। नहीं बेचना चाहता है। अगर उसको वो बेचना चाहता तो गोडाउन में नहीं, मार्केट में अवेलेबल करता। हाँ कि ना? और स्टोर तो करेगा ना। नहीं नहीं, स्टोर कहाँ करेगा? गोडाउन में। गोडाउन में। तो मतलब उसने उसकी सप्लाई की है क्या मार्केट में? नहीं। नहीं। इसका मतलब उसको वो गुड्स अभी तक बेचने नहीं है। क्यों नहीं बेचने? शायद आगे और गुड्स पड़े हैं मार्केट में, वो बिके नहीं है। तो स्टॉक का मतलब है सेलर इज नॉट विलिंग टू सेल। अगर इसको ये गुड्स बेचना होता, बराबर है नाउ, तो वो ये गुड्स मार्केट में अवेलेबल करता। गुड्स मार्केट में बिकेंगे कि बायर गोडाउन में आके खरीदने वाला है? बराबर है। अच्छा, इसको एक सिंपल से एग्जांपल में लेते हैं। देखो, आप डीमार्ट जाते हो? Yes, sir. यस। डीमार्ट में मान लो कि 100 पेप्सी का बॉटल्स ऐसा रैक में पड़ा है, वो लोग बेचना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो सुनो, दैट इज सप्लाई। उनको वो बेचना है, इसलिए उन्होंने रैक में रखा है, बराबर है। लेकिन पीछे 500 बॉटल्स और हैं जो उन्होंने गोडाउन में रखी हुई है। तो वो लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जब तक ये 100 बॉटल बिकेगा नहीं, मैं आगे 500 और लेके नहीं आऊंगा। तो जो स्टॉक में पड़ी है वो उनको अभी बेचना नहीं है, पहले 100 बॉटल बेचने देंगे वो लोग। हाँ कि ना? हाँ। यस हाँ। तो स्टॉक का मतलब है सेलर आज की तारीख में उसको बेचना नहीं चाहता, बराबर, नॉट विलिंग टू सेल, बराबर। अब सप्लाई का मतलब है स्टॉक को अगर आप मार्केट में अवेलेबल करते हो उन गुड्स को, तो ही उसको सप्लाई कहा जाता है।
तो सप्लाई का मतलब है गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट दैट इज विलिंग टू सेल, और इसे आप कह सकते हो रेडी फॉर सेल, बराबर, और यू कैन से ऑफर फॉर सेल। बहुत सिंपल, विलिंगनेस टू सेल, रेडी फॉर सेल और ऑफर फॉर सेल, ये तीनों मीनिंग ऑफ सप्लाई है। मतलब स्टॉक से गुड्स मार्केट में अवेलेबल करना, बराबर है, कस्टमर को अवेलेबल करना, बराबर है, उसे सप्लाई कहते हैं। अच्छा, तो सर सेल क्या है? सेल है ना सप्लाई से, अगर बायर खरीदेगा ना तो सेल हो जाएगा। सेल करना कस्टमर सेलर के हाथ में नहीं है, ही कैन नॉट सेल। सेलर के हाथ में क्या है? वो कस्टमर के सामने गुड्स ऐसा लाके रख सकता है। अब कस्टमर बाय करेगा तो बिक जाएगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो सेल इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ द सप्लायर। हेलो, बराबर है? Yes, sir. अच्छा, मैं ना Yes, आपको sir. बोलता हूँ, देखो यार ये पेन बड़ा अच्छा है, बराबर है ना, 2000 रुपए का है, क्या आप खरीदना चाहेंगे? इसका मतलब ये मेरा सप्लाई होगा। अब क्या मैं आपको जबरदस्ती बेच सकता हूं इसको? नहीं. नहीं। तुम बोलोगे नहीं खरीदना है, ओके। मतलब सेलर का काम है सप्लाई करना। सप्लाई एंड सेल आर टोटली डिफरेंट। वो बिकेगा, एक्चुअल सेल होगा या नहीं होगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। हेलो, Yes, sir. यस। तो मेरी बात सुना, मुझे आपको 3 एमसीक्यू समझाने हैं, प्लीज सुनो, उसके बाद मैं मीनिंग में आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले सप्लाई का मतलब समझ जाओ। सबसे पहला पॉइंट है, स्टॉक इज अ रिजर्व कंसेप्ट। मैं स्टॉक को पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि सप्लाई तो पूरा चैप्टर पढ़ना ही है, सप्लाई इज द होल चैप्टर। स्टॉक के ऊपर एमसीक्यूज जो है वो सुनो। स्टॉक इज विच कंसेप्ट? Reserve concept. रिजर्व। रिजर्व का मतलब है जमा करके रखना, बेचना नहीं चाहता हूं, गोडाउन में रखा है, बराबर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टॉक इज अ रिजर्व कंसेप्ट। अब सुनो सेकंड पॉइंट, सप्लाई स्टॉक से ही निकलती है। Yes, sir. यस। मान लो कि मेरे पास गोडाउन में 100 चॉकलेट्स हैं, बराबर, तो मुझे बताओ मैं स्टॉक से ही सप्लाई कर पाता हूं? ऑफ कोर्स। तो मैं मार्केट में ऑफर मैक्सिमम कितना कर सकता हूं? इफ आई हैव 100. चॉकलेट्स इन माय गोडाउन, 100 चॉकलेट्स, हाउ मच चॉकलेट्स मैक्सिमम आई कैन मेक अवेलेबल इन द मार्केट? 100. 100, बराबर है? अच्छा, क्या मैं 101 कर सकता हूं सप्लाई? No. नो, बराबर। तो सुनो 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 सुनो, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक। अब सप्लाई का मीनिंग सुनना, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक विच इज ऑफर्ड फॉर सेल। ये जो मैंने लास्ट के 3 लाइन लिखे हैं ना, ये सप्लाई का मीनिंग, विच इज ऑफर्ड फॉर सेल और विच सेलर इज विलिंग टू सेल, बराबर है ना, या विच इज रेडी फॉर सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब मैं तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा हूं सुनना, ये सारे एमसीक्यूज हैं, उसके बाद मैं सप्लाई का चैप्टर चालू करूंगा जो आपके मॉडल में लिखा है। आपके मॉडल में ये भी लिखा है, बट सुनो, सप्लाई कैन बी इक्वल टू स्टॉक। हेलो, अग्री करते हो? हाँ. ओके। सप्लाई कैन बी लेस देन स्टॉक, अग्री करते हो? हाँ. हाँ। सप्लाई कैन बी मोर देन स्टॉक, अग्री करते हो? नहीं. नो। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सप्लाई कैन नॉट बी मोर देन स्टॉक, अग्री करते हो? करते हैं. हाँ। Yes. तो दीज आर द फर्स्ट 3 एमसीक्यूज रिलेटेड टू स्टॉक। तो आप पहले इसको जरा संभाल लो। स्टॉक इज अ रिजर्व कंसेप्ट, सप्लाई स्टॉक से ही निकलता है, बराबर है? सप्लाई का मतलब ऑफर फॉर सेल। एंड थर्ड इज सप्लाई कैन बी इक्वल टू स्टॉक, सप्लाई कैन बी लेस देन स्टॉक, बट सप्लाई कैन नॉट बी मोर देन स्टॉक। अब स्टॉक की थ्योरी एक बार क्लियर करते हैं, तो मेरा एक टॉपिक इधर से खत्म हो जाता है। नाउ प्लीज, एनी डाउट्स इन दिस 3 पॉइंट्स? नहीं. ओके, तो आपके 3 एमसीक्यूज क्लियर हो गए रिलेटेड टू स्टॉक। आ जाओ, अब हम चलते हैं सेल पे। सेल पे कोई पॉइंट नहीं है, सेल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सप्लाई। सेल करना कभी भी सेलर के हाथ में नहीं होता, वो जब बायर बाय करेगा तो अपने आप सेल हो जाएगा। तो सेलर के हाथ में क्या है सर? सिर्फ सप्लाई करना, गुड्स मेक अवेलेबल इन द मार्केट, रेडी फॉर सेल रखना। सेल होगा कि नहीं होगा वो सेलर के हाथ में नहीं है। एनी डाउट्स? नहीं.
ओके, अब हम शुरू करते हैं सप्लाई का चैप्टर, मतलब शुरू कर चुके हैं बट एक्चुअल सप्लाई चैप्टर, ठीक है। अब सप्लाई में सबसे मेन पॉइंट, सप्लाई मींस, ऑलरेडी लिख चुका हूं, सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which seller is willing, जो छवि ने कहा, and able to sell, willing and able to sell, बिकेगा कि नहीं बिकेगा वो बात की बात, willing and able to sell बराबर है at a prevailing price in the market, बाकी सब बकवास है, willing and able, any doubts in this? ठीक है, ये आप लोग 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट एंड सप्लाई इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। मुझे बताइए ये वर्ड डिमांड में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. Yes, sir. Demand is also a flow and qualitative concept and supply is also a flow and qualitative concept, बराबर, सेम वर्डिंग्स है, बराबर। एनी डाउट्स? No, sir. नाउ ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन के बाद, चलो मैं आपको इंट्रोडक्शन में टिक मार्किंग भी करवा दूं, आ जाओ, एक एक टॉपिक खत्म करते जाते हैं और टिक मार्किंग भी करते जाते हैं। आओ इंट्रोडक्शन पे आओ, आ गए? हाँ आ हाँ। गए। Yes, sir. नाउ लिसन, ये सब कुछ भी नहीं करना है, लिसन लिसन लिसन, खाली ये अंडरलाइन करो, विलिंग एंड एबल टू ऑफर, इस पूरे पैराग्राफ में और कुछ भी नहीं है। सर ये जब आपने किया, अरे ये सब फालतू है, मैंने ऐसे ही पढ़ते पढ़ते कर दिया। उन्होंने डिमांड और सप्लाई को कंपेयर किया है और आगे कन्विंस करने की कोशिश की है, डिमांड को कस्टमर के पॉइंट से पढ़ो, सेलर सप्लाई सेलर के पॉइंट से पढ़ो, वी नो दिस। अब देखो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई रेफर्स टू, उतना ही अंडरलाइन करना है, यही एमसीक्यू है, ऑफर फॉर सेल, हेलो। Yes, sir. और सेकंड पॉइंट, सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, सर हमारे मॉड्यूल में 3 पॉइंट है। सर आपका ओल्ड पीडीएफ है, वॉइस चला गया? आपका ओल्ड पीडीएफ है। आपने इतना टिक मार्क किया? हाँ सर, एक और पॉइंट। फ्लो का मतलब बताना एक बार। फ्लो मतलब कंटिन्यूअस, फ्लो का मतलब है जो रुकने वाला नहीं है, ओके, हाँ हाँ सर। दैट्स कॉल्ड फ्लो, बराबर। नाउ ऐसा नहीं कि इट्स अ वन टाइम एक्टिविटी, इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड फ्लो, यस सर। ओके। नाउ तो चलो आपको इंट्रोडक्शन समझ गया, फाइन। अब आ जाओ डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। नाउ देखते हैं जरा, हम लोगों ने जैसे सेकेंड पार्ट पढ़ा था डिमांड में, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, वैसे यहां पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अब प्लीज सुनना, नाउ मैं आपको रिलेशंस बताता जाऊंगा। नाउ इकोनॉमिक्स हमेशा रिलेशनशिप्स में चलता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब कर्व कैसा होगा, अपवर्ड, अपवर्ड, और इनवर्स मतलब डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। बस 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 आ जाओ। अब देखो इकोनॉमिक्स कहते हैं सप्लाई बढ़ती भी है कम भी होती है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स आर देयर, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस और अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स मतलब बहुत सारी चीजें, हेलो। लेकिन मैंने आपसे कहा था इकोनॉमिक्स में हमेशा एक टाइम पे दो ही चीजों को कंपेयर किया जा सकता है, हाँ कि ना? हाँ हाँ, तो जब आप प्राइस और सप्लाई को कंपेयर करेंगे तो आप ये अज्यूम करेंगे अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, वही घिसा पीटा रूल जो हमने डिमांड में पढ़ा। और जब आप अदर फैक्टर्स पढ़ेंगे तो आप क्या अज्यूम करेंगे, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट,
बराबर है। अच्छा अब चलो प्राइस एंड सप्लाई। अब पहले आप मेंटालिटी तैयार करो ना, सुनना गाइस, लिसन 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 लिसन। सप्लाई में आप लोग है ना डिसीजन किस बेसिस पे लोगे? सुनना, डिमांड में प्राइस और डिमांड को इनवर्स रिलेशनशिप क्यों था? व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? बायर्स पॉइंट ऑफ, बायर के साइड से सोचो। नहीं 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 नहीं, बायर के साइड से सोच रहे थे, बराबर है, लेकिन प्राइस और डिमांड को इनवर्स रिलेशनशिप क्यों था? ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ए नहीं, इतना प्रोफेशनल मत बन जाओ यार, मेरे को बहुत डर लगने लगता है। बराबर, सर क्योंकि Because consumers tend to इनकम buy- बचता था। हाँ, इनकम बचता था कम प्राइस से। इनकम तो So अज्यूम टू because रिमेन consumers कांस्टेंट है। tend to buy more at low prices. हाँ, अब सुनो, डिमांड जब चैप्टर हमने पढ़ा ना, तो डिमांड में कंज्यूमर हमेशा सस्ता खरीदना चाहता है। कंज्यूमर्स ऑलवेज वांट टू बाय चीप प्रोडक्ट। एट अ लो प्राइसेस। इससे जब प्राइस गिरती थी तो डिमांड बढ़ जाती थी। अब यहां पर आपको किस मेंटालिटी से पढ़ना है? सुनो, सेलर हमेशा प्रॉफिट चाहता है। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द सेलर? टू अर्न To प्रॉफिट। maximize profit. टू एंजॉय द प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो अब सुनो, इससे पहले कि मैं फैक्टर्स में चलूं, आप एक चीज को दिमाग में डाल लो। अगर सेलर को लगता है प्रॉफिट बढ़ने वाला है, सेलर सप्लाई क्या कर देगा? कम। बढ़ा देगा। बढ़ाएगा। कम सब क्यों करेगा? बढ़ने वाला है। प्रॉफिट कमाना है ना। तो अगर सेलर को लगता है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा करेगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट कमाने के लिए तो बैठा हूं। सप्लाई मतलब बिजनेसमैन, बिजनेसमैन नीड्स प्रॉफिट। अच्छा, अगर उसको लगता है किसी गुड्स में प्रॉफिट कम होने वाला है या कम हो रहा है, तो उसकी सप्लाई क्या कर देगा? कम। Low. कम। तो सुनो, हम अभी जितने भी फैक्टर्स पढ़ेंगे ना, उसमें एक ही चीज का दिमाग रखो, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हाई मिल रहा है, वो सप्लाई बढ़ाएगा, क्योंकि एक सेलर उन्हीं गुड्स को बेचेगा जिसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। हेलो, यस सर। Yes. ओके ओके, अब आ जाओ। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस। मुझे बताओ, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई हैव विच रिलेशनशिप? Direct. यस, डायरेक्ट। व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज, सप्लाई विल, व्हेन द प्राइस Increase. विल इंक्रीज, सप्लाई विल, Increase. व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज, सप्लाई विल। Increase. पक्का? क्वांटिटी सप्लाई विल इंक्रीज। When the price will increase, supply will expand. I'm not doubting on your knowledge. You are correct on your part. But मैंने आपसे कहा था इकोनॉमिक्स में प्राइस के साथ कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज नहीं करेंगे। हेलो, Yes, sir. हाँ। Now, when the price falls, supply will Contract. contracts. बराबर है। अच्छा, अब रीजन क्या? क्यों प्राइस बढ़ने से सेलर सप्लाई बढ़ा देते हैं? क्यों प्राइस कम करने से सेलर सप्लाई कम कर देते हैं? यू नो द रीजन इज प्रॉफिट। जब सेलर हाई प्राइसेस में बेचता है, तो उसकी प्रॉफिट क्या होती है? Increase. इंक्रीज। और उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, भाई बढ़ाएगा। एंड व्हेन द प्राइसेस फॉल्स इन द मार्केट, सेलर का प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाता है। कम हो जाता है, तो सेलर बेचेगा क्यों? एम आई करेक्ट? ओके, तो प्राइस एंड सप्लाई हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो कर्व कैसा होगा? अपवर्ड्स। अपवर्ड स्लोपिंग। इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी है, बाद में देख लेंगे। अपवर्ड स्लोपिंग। अब आ जाओ अदर फैक्टर्स पे दोस्तों। पहला हो गया प्राइस। नाउ सेकंड पार्ट इज अदर फैक्टर्स। जब आप अदर फैक्टर्स देखते हैं, प्राइस इज अज्यूम टू रिमेन्स कांस्टेंट। अब उसमें ए वाला पार्ट। नाउ सुनो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है ये, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है, आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सैलरीज ऑफ लेबर, टैक्सेस, बराबर, ये सारी चीजें। अब सुनो मेरी बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है
आप लोग जब प्रोडक्शन करते हो, सेलर जब प्रोड्यूस करता है, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। अब कॉस्ट कब बढ़ती है? खर्चे कब? कॉस्ट मतलब खर्चा। हेलो, हाँ कॉस्ट मींस एक्सपेंडिचर। नाउ हो सकता है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हो, यस तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। Yes. ओके, नाउ सैलरी ऑफ लेबर, जो लेबर आपके लिए काम करो, बोलते हैं हमारी पगार बढ़ाओ, आपने उनकी सैलरी बढ़ाई तो आपका कॉस्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बड़ा देन टैक्सेस, व्हेन मैन्युफैक्चर जब कुछ चीजों को प्रोड्यूस करता है ना, तो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना होता है। बताओ, टैक्स पे करना एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस एक्सपेंस है। तो अगर हाई टैक्सेस होंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? Yes. Yes, sir. यस। तो नाउ लिसन, नाउ इकोनॉमिक्स कहता है सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करता, कॉस्ट भी मैटर करती है, सप्लाई को अफेक्ट करती है। तो अगर कॉस्ट और सप्लाई पे क्या असर होगा, तो सुनो सुनो सुनो। एंड प्रॉफिट, हम हमेशा एग्जाम्पल प्रॉफिट से चलेंगे। अगर आपकी कॉस्ट बढ़ जाए तो बताओ आपका प्रॉफिट क्या होगा? कम कम हो जाएगा। When the expenditure increases, profit margin falls. और प्रॉफिट अगर कम हो गया तो आप सप्लाई बढ़ाओगे कि कम कर दोगे? कम कर कम करेंगे. कम करेंगे। साला प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो बिजनेस काहे करो? हेलो, ओके। जब कॉस्ट कम हो जाए तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? इंक्रीज इंक्रीज। तो सेलर क्या करेगा? सप्लाई को बढ़ा दे इंक्रीज Expand. करेगा। ये तो मुझे एक चीज बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई हैव व्हिच रिलेशनशिप? इनवर्स Inverse. इनवर्स रिलेशन। ये प्रॉफिट को कंपेयर मत करना, प्रॉफिट इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। हेलो, यस सर ओके। नाउ तो कॉस्ट एंड सप्लाई हैव इनवर्स रिलेशनशिप। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप जब इस टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो आप है ना कैसे पढ़ोगे ना, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके। नाउ बोलोगे ना, कॉस्ट वर्ड देते ही नहीं है। मानो वो लोग वर्ड इस क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं। नाउ वो लोग बोलेंगे कि देयर इज अ पर्सन हु इज सप्लाइंग द बुक्स, अ सेलर सप्लाई बुक्स, हाँ हाँ आगे the prices of papers has been increased. The price of paper has been increased in the market. तो मुझे पता बुक्स वालों के लिए पेपर क्या है? रॉ Cost मटेरियल of production. हाँ, बट एग्जाम के प्रेशर में ये समझ में आना जरूरी है। उन्होंने रॉ मटेरियल वर्ड भी यूज नहीं किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वर्ड यूज नहीं किया। आपको ये समझना, अरे यार बुक्स के लिए तो पेपर रॉ मटेरियल है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा है। हेलो, Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. एक और क्वेश्चन। गवर्नमेंट हैव इंक्रीज द टैक्सेस, गवर्नमेंट हैव इंक्रीज द टैक्सेस, सप्लाई विल बी डैश। डिक्रीज All. हाँ, तो टैक्सेस वर्ड यूज किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर्ड यूज नहीं किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टैक्स से खर्चा बढ़ता है, टैक्सेस में। हेलो, Yes, यस sir. ओके। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद बी पॉइंट, अदर फैक्टर, प्राइस को छोड़कर। सर और क्या है? नाउ कॉस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस्ट नहीं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक मिनट सर, ये क्या है बताता हूं। हमने डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े कि नहीं? हाँ यहां पर भी सब्स्टिट्यूट, लेकिन सब्स्टिट्यूट कभी भी सेलर के लिए नहीं होता, बायर्स के लिए होता है। तो सब्स्टिट्यूट को हम रिलेटेड वर्ड्स यूज करते हैं। सर ऐसे कैसे कुछ भी वर्ड यूज कर लेते हो? बताता हूं, एक मिनट रुक जाओ। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग यहां से थियोरी निकाल लेंगे। आओ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई एम सप्लाइंग बिस्लरी वाटर ऑल्सो एंड आई एम सप्लाइंग एक्वाफिना ऑल्सो। तो कहने से बिस्लरी भी पानी है और एक्वाफिना भी पानी है, Yes. पर मैं दोनों बॉटल्स बेचता हूं। अब मेरी शॉप है यार, मैं कुछ भी बेच सकता हूं। आओ देखो, प्राइस ऑफ बिस्लरी, ओके, क्योंकि मार्केट में लीडर बिस्लरी है, एक्वाफिना नंबर 2 पे आता है। हेलो, Yes. ठीक है। सप्लाई ऑफ बिस्लरी, ओके, एंड सप्लाई ऑफ एक्वाफिना एंड प्राइस ऑफ एक्वाफिना। चलो अब मेरी बात सुना, प्रॉफिट के पॉइंट से सोचना, प्रॉफिट के पॉइंट से प्लीज। दोनों बॉटल का प्राइस 10 रुपीज है, बिस्लरी का भी और एक्वाफिना का भी, छोटा बॉटल प्लीज।
अब है ना, सप्लाई में लिखा है दोनों बॉटल का प्राइस बिस्लरी का और एक्वाफिना का 10 रुपीज है। ओके, एक्वा का प्राइस आपने सप्लाई में लिख दिया। अच्छा सॉरी, ठीक है, 10 रुपीज। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, मेरा रोज है ना 100 बॉटल्स बिकता है, रोज 100 बॉटल्स बिक जाता है, ठीक है। अच्छा, दोनों का है ना कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6 रुपए है, पेप्सी का सॉरी बिस्लरी का भी और एक्वाफिना का भी, और मैं 10 रुपए में बेचता हूं। मुझे बताओ हर बॉटल पे मेरा प्रॉफिट कितना है? 4 रुपए। 4 रुपया। अच्छा, दोनों बिस्लरी में भी मेरा प्रॉफिट 4 है और एक्वाफिना में भी मेरा प्रॉफिट 4 है, बराबर। तो है ना 50 बॉटल्स मैं बिस्लरी की बेचता हूं और 50 बॉटल्स मैं एक्वाफिना की बेचता हूं। मुझे कोई फर्क पड़ता है बिस्लरी बिके या एक्वाफिना बिके? नहीं नहीं। मेरा प्रॉफिट मार्जिन दोनों में 4 रुपए है, कस्टमर जो बोले बेचो, बराबर है। मेरा रोज 100 बॉटल्स बिकता है। अब मेरी बात सुनना, बिस्लरी का प्राइस 11 हो गया और एक्वाफिना का प्राइस 10 है। अब मुझे एक चीज बताना, बिस्लरी में कितना प्रॉफिट आएगा? 5 रुपए। 5 रुपए का प्रॉफिट आएगा। और एक्वाफिना में 4। 4 तो आप क्या ज्यादा बेचना चाहेंगे? बिस्लरी। Bisley. हाँ, तो मालूम है सप्लायर क्या करेगा? सारी बॉटल्स बिस्लरी की बेचेगा और एक्वाफिना 0 कर देगा। ओके, अच्छा, अब मान लो उल्टा, बिस्लरी का प्राइस 10 ही है, सॉरी हाँ बिस्लरी का कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक्वाफिना का प्राइस 11 हो गया। अच्छा छोड़, नहीं रुको रुको रुको, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लो पेप्स, बिस्लरी का प्राइस 9 हो गया, चलो ऐसे लेते हैं, और एक्वाफिना का प्राइस 10 ही है। बताओ अब आपको किसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिल रहा है? एक्वा। Aquafina. एक्वा। तो मालूम है आप लोग पूरी 100 बॉटल्स एक्वाफिना की सेल आउट करेंगे और बिस्लरी को 0 कर देंगे। अग्री? अब मेरी बात सुनो, यस अगर आप ब्लू को ब्लू से कंपेयर करते हो, प्राइस ऑफ बिस्लरी एंड सप्लाई ऑफ बिस्लरी, तो गाइस प्राइस का फैक्टर हो गया। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई फॉल्स। हेलो, यस। यस लेकिन मुझे ना प्राइस ऑफ बिस्लरी चाहिए और सप्लाई Supply ऑफ of aqua. एक्वाफिना चाहिए। बताओ व्हाट इज योर रिलेशनशिप नाउ? Inverse. हेलो, जब प्राइस 11 हुआ तो एक्वाफिना का सप्लाई क्या हो गया? 0 कम, 50 से सीधा 0 हो गया। और जब प्राइस ऑफ बिस्लरी हैज बीन फॉलन, एक्वाफिना का सप्लाई क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज। तो मुझे बताओ इसमें प्राइस किसी और का, सप्लाई किसी और का लिया कि नहीं? हाँ। बराबर है। हेलो, यस। विच Yes, sir. रिलेशनशिप, विच रिलेशनशिप? वर्स। Was. इनवर्स। इनवर्स हाँ, अब मेरी बात सुनना, मैंने इतना मगजमारी सिर्फ आपको रिलेशनशिप समझाने के लिए की, नहीं तो मैं डायरेक्टली भी बोल देता, बट वो समझ नहीं आता। अब मुझे ना आपसे एक आंसर चाहिए बस, नहीं तो मैं इतना डिटेल नहीं लेता। आई वॉन्ट वन आंसर विच दे आस्क। तो सुनो, पहले मैं रिलेशनशिप लिख देता हूं, प्राइस ऑफ वन गुड्स एंड सप्लाई ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स, बराबर। प्राइस किसी और का, डिमांड की, सप्लाई किसी और का, बराबर। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप। अग्री? ये मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया। तो इनवर्स रिलेशनशिप, यहां पे कोई प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ क्यों दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप? क्योंकि सर प्राइस कम हो जाता है तो प्रॉफिट कम ऑन होता है। हाँ, नहीं, सुनो, बिकॉज सप्लायर ऑलवेज वांट टू सेल दैट प्रोडक्ट वेयर ही फाइंड कंपैरेटिवली प्रॉफिट मार्जिन हायर। जब बिस्लरी का भाव गिर गया था ना, तो उसको एक्वाफिना में प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था, इसलिए उसने बिस्लरी की सप्लाई बंद करके एक्वाफिना का सप्लाई बढ़ा दिया। और जब बिस्लरी का प्राइस बढ़ गया था ना, तब एक्वाफिना का सप्लाई बंद क्यों कर दिया? क्योंकि उसको बिस्लरी में प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था। हेलो,
हाँ कि ना? एम आई ऑडिबल? गाइस रिपीट। ओके, अभी परफेक्ट है नेटवर्क? हाँ, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक। अब सुनो, इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है? बिकॉज सप्लायर ऑलवेज वांट टू सप्लाई दैट गुड्स इन विच कंपैरेटिवली प्रॉफिट मार्जिन इज मोर। अगेन घुमा फिरा के हम प्रॉफिट्स पे आ गए। एनी डाउट्स? नो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और कौन से फैक्टर्स हैं? प्राइस ऑफ फैक्टर के बाद आप देखो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का मतलब एडवांसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, बराबर, प्लांट एंड मशीनरी का डेवलपमेंट, ऑटोमाइजेशन। अब मेरी बात सुना, टेक्नोलॉजी पे भी सप्लाई डिपेंड करती है। सर कैसे? मेरी बात सुनो, अगर कंट्री में टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, एडवांस और आई कैन से गुड, तो सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज। और अगर टेक्नोलॉजी कंट्री में पुअर है, बराबर, या आउटडेटेड है, पुअर में ब्रैकेट में लिखता हूं, आउटडेटेड लिख दो, आउटडेटेड है या फिर पुअर है, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। हेलो, यस। अरे बराबर। नाउ अच्छा, अब है ना, इस टेक्नोलॉजी को आप कह सकते हो इन्वेंशंस, बराबर, और इनोवेशंस। वो लोग कभी कभी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हमेशा इनोवेशन से आता है। अगर कंट्री में इनोवेशंस हो रहे हैं तो सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी, और कंट्री में इनोवेशंस नहीं हो रहे हैं तो सप्लाई कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी आपका सप्लाई डिपेंड करता है। तो फोर्थ फैक्टर, अब देखो फोर्थ फैक्टर क्या है भाई? ट्रांसपोर्ट। तो सर थर्ड में रिलेशन कौन सा आएगा? नहीं, इसमें रिलेशन नहीं देखना है, डायरेक्ट है कि क्या है। So, इसमें खाली गुड पुअर, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंक्रीज डिक्रीज थोड़ी होता है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है या तो पुअर होता है, बराबर। यस। But हाँ so, हाँ बोलो। but so it so ये वैल्यू होता रहेगा ना, मतलब कंट्री टू कंट्री क्या? टेक्नोलॉजी वाला हाँ, डिपेंड करेगा ना। रिपीट करूं? विदित, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। विदित गायब हो गया यार। ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट। अब देखो, ट्रांसपोर्ट पे भी सप्लाई डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट पे ही सप्लाई डिपेंड करता है। मेरी बात सुनो, अगर आप लोग को कंट्री के हर एक कॉर्नर पे अपने गुड्स पहुंचाने हैं, तो हु प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल? ट्रांसपोर्ट, हाँ कि ना? Transport. अगर कंट्री का ट्रांसपोर्ट गुड है, एडवांस लेवल पे है, तो सप्लाई विल इंक्रीज। अगर कंट्री का ट्रांसपोर्ट पुअर है तो सप्लाई विल डिक्रीज। डिक्रीज। बस इतना इतना ही पढ़ना है। मॉड्यूल में बहुत 3-3 4-4 लाइन में पका रहे हैं वो लोग। एनी डाउट्स? No, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ई के सर बाद ई। सर हाँ बोलो। सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा ना, जैसे ये जो हाँ, फैक्टर है ट्रांसपोर्ट खर्चा कोई भी हो इधर आ जाएगा, लेकिन मैंने वहां पे कॉस्ट की बात नहीं की, मैंने वहां पे ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट की बात की। आर यू गेटिंग? यस हाँ, खर्चे की बात ऊपर है, फिर वो कोई भी खर्चा हो। ओके, नाउ की पॉइंट देखो, गाइस गाइस गाइस, ट्रांसपोर्ट की वजह से तो अमेज़न जिंदा है। आप ऑर्डर करते हो, 6-7 डेज में डिलीवरी आपके घर पे आती है कि नहीं? Yes, sir. बराबर है। नाउ ठीक है, स्विगी
और क्या जोमेटो, ये सब ट्रांसपोर्ट के दम पे तो चल रहे हैं। अरे यार, होम डिलीवरी इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट के बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब मेरी बात सुनना, गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब है टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो हम दो चीजों को रिलेट करेंगे, मेरी बात सुनना, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। टैक्सेस का सप्लाई पे क्या असर होता है और सब्सिडीज का सप्लाई पे क्या असर होता है, दीज आर द टू डिफरेंट एंगल्स। अब देखो, टैक्सेस में ऑलरेडी बता चुका हूं कॉस्ट में, क्योंकि टैक्सेस अपना खर्चा है, बट ये गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट है। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे तो सप्लाई क्या होगी? कम Come. कम, All. क्योंकि प्रॉफिट क्या होगा? कम, Come. All. कम सप्लाई भी कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर दे तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, Yes. Yes, sir. तो सप्लाई क्या हो Supply भी जाएगी? बढ़ेगा. बढ़ बढ़ेगा. आप हर एंगल में कहीं ना कहीं जो मॉनेटरी वैल्यूज है उनमें आप प्रॉफिट को ढूंढो, आपको आंसर आ जाएंगे। तो विच रिलेशनशिप? इनवर्स इनवर्स। अब सब्सिडीज पे आओ, सब्सिडीज का प्रॉफिट पे क्या असर होता है? सब्सिडीज का मतलब समझते हो ना, डिस्काउंट्स। Yes, sir. गवर्नमेंट हाँ. आपको बहुत जगह पे डिस्काउंट्स भी देती है। अगर गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट्स बढ़ा दे, सब्सिडीज बढ़ा दे, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो आप सप्लाई को क्या करोगे? Increase. अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज को कम कर दे, डिस्काउंट्स को कम कर दे, तो आपका प्रॉफिट्स कम कम हो हो जाएगा। जाएगा। कम है. प्रॉफिट कम हो जाएगा तो बिजनेसमैन बोलता है बिजनेस क्यों कर, मतलब सब्सिडीज एंड सप्लाई हैव विच रिलेशनशिप? Direct. डायरेक्ट। गवर्नमेंट पॉलिसी समझा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ सेवेंथ पॉइंट, और क्या रीजंस वो लोग ने आपको मॉड्यूल्स में दिए हैं गाइस? नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, और आई कैन से नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। नाउ इधर आप कॉम्पिटिटर्स वर्ड भी लिख सकते हो। सर ऐसे कैसे? अरे यार, अगर 10 लोग पेन बेच रहे हैं तो नंबर ऑफ सेलर्स आर 10, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर्स। तो Competitor. समटाइम दे यूज द वर्ड कॉम्पिटिटर्स, समझ ना, वो सेलर्स की बात कर रहे हैं। ना यू टेल मी, नंबर ऑफ सेलर्स एंड सप्लाई। अगर नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा है, लार्ज, तो सप्लाई क्या होगी? कम। अबे बढ़ जाएगी। कैसे? अरे सेलर ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ेगी ना, हर आदमी बेच रहा है। यस सर। यस। और अगर सेलर स्मॉल है तो सप्लाई कम। कम रहेगी। अब मैं यहां पर है ना एक वर्ड लिख देता हूं, परफेक्ट कंपटीशन एंड स्मॉल में मैं मोनोपोली लिख देता हूं। अब यहां पे परफेक्ट के साथ आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी लिख सकते हैं। आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, Yes, Yes, sir. सप्लाई इज हाई। स्मॉल मतलब मोनोपोली, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। यस Yes, सर। sir. तो अगर एक सेलर रहेगा तो क्या पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई हो जाएगी? No, sir. नो, तो सप्लाई विल रिमेन लेस। हेलो, यस सर। ठीक है। अब भगवान के लिए मुझे डाउट मत पूछना, तो सर इधर सिंगल क्यों नहीं लिख रहे हो, तो स्मॉल क्यों लिख रहे हो? अरे मोनोपोली इज वन ऑफ द एग्जांपल। स्मॉल मतलब अगर कम सेलर रहेंगे तो भी सप्लाई कम होती है। हेलो, यस सर। ओके। नाउ एफ के बाद जी, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। नाउ एफ के बाद जी, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अब एक्सपोर्ट का सप्लाई पे क्या असर होता है और इंपोर्ट का सप्लाई पे क्या असर होता है? एक मिनट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड सप्लाई। आप मुझे बताओ, अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ तो सप्लाई इन डोमेस्टिक मार्केट क्या होगा? डिक्रीज। डोमेस्टिक मार्केट मतलब हम इंडिया पकड़ लेते हैं,
एक्सपोर्ट का मतलब हम इंडिया से बाहर बेच रहे हैं कि इंडिया में गुड्स लेकर आ रहे हैं? बाहर बेचते हैं। हाँ, मतलब इंडिया से गुड्स वी आर सेंडिंग आउट टू द फॉरेन कंट्रीज। तो मुझे बताओ, अगर तुम इंडिया से सारा गुड्स बाहर भेजोगे तो इंडिया में सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। हाँ, कम। सप्लाई विल फॉल। अगर इंपोर्ट बढ़ा तो इंपोर्ट का मतलब यू आर बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड ब्रिंगिंग इन इंडिया। आप फॉरेन कंट्री से गुड्स इंडिया में लेकर आ रहे हो, तो इंडिया में सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा। ज्यादा। कितना सिंपल है ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार। सर नाउ तो एक्सपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट्स पर एंड सेल तो हो इंपोर्ट्स, ही रहा है ना सर। सॉरी, एक्सपोर्ट हो रहा है पर सेल तो हो ही रहा है, तो सप्लाई कम कैसे हो जाएगी? बाहर तो गुड्स सप्लाई हो ही रहे हैं ना फिर भी। अच्छा एग्जांपल देता हूं अभी का। इंडिया की कोवैक्सीन वैक्सीन की बात करते हैं। बताओ सप्लाई का शॉर्टेज है, सरप्लस है? शॉर्टेज है। आपको पता है इंडिया में जितना वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, गवर्नमेंट ने उसको एक्सपोर्ट किया था, इंडिया के बाहर भेजा Yes, था। sir. यस तो सर। पब्लिक ने बहुत बड़ा इशू किया था। पब्लिक ने कहा गवर्नमेंट्स को कि अबे इंडिया में वैक्सीन लगाने को शॉर्टेज है, तो तुम इंडिया में बाहर एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो? बराबर। यस सर। तो एक्सपोर्ट किया था तो इंडिया में शॉर्टेज हो गई थी ना। अब उन्होंने Yes, sir. एक्सपोर्ट को कम किया है तो यहाँ पर सप्लाई आई है। अब समझे? पर सर कंज्यूमर को शॉर्टेज सर हुआ ना, एक्सपोर्ट जो सेल कर रहा है उसका तो सप्लाई कम थोड़ी हुआ। मेरा सप्लाई तो हो ही रहा है ना। एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सप्लाई इन इंडिया। डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया। तो अगर तू इंडिया के बाहर भेज दोगे तो इंडिया में सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। कम। तो सेलर के पॉइंट से क्यों सोच रहा है? मैं तो मार्केट के पॉइंट से सोच रहा हूँ। मार्केट में खाली सेलर होते हैं कि बायर भी होते हैं? तुम डोमेस्टिक मार्केट की बात करो ना, तुम इंडिया के मार्केट से बाहर भेज दोगे तो इंडिया में तो शॉर्टेज हो गई ना। तो सर प्रैक्टिकली हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए कि इंपोर्ट? पर सर सप्लाई की इंपोर्ट कम डेफिनेशन करना ऐसा चाहिए, बोलते हैं ना। एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो आपको पता है कभी भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट कब करती है? जब उसका एक्सेस Surplus. प्रोडक्शन हो। जब उसका एक्सेस प्रोडक्शन हो, मतलब इतना प्रोडक्शन हो रहा हो कंट्री में कि कंट्री में जितने भी पब्लिक है उनकी डिमांड सेटिस्फाई हो गई, फिर भी बचाओ तो इंडिया के बाहर भेजो। लेकिन हमारी इंडिया है ना, ऐसा नहीं करती, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी भी चाहिए। हेलो, यस तो फॉरेन Yes, करेंसी sir. कैसे कमाओगे? इंडिया के बाहर बेचोगे तो इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी आएगी ना। सर। हाँ, Yes, sir. तो दैट्स सर व्हाई एक्सपोर्ट तो अपने sometimes वो government have to export without taking care of domestic supply, because कभी कभी फॉरेन करेंसी का रिजर्व होना जरूरी हो जाता है। तो वो लोग अपने जगह पे सही है, लेकिन हम वो सही है कि गलत है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम ये फोकस कर रहे हैं अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया में सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। कम। हाँ, पर सर डेफिनेशन में तो ऑफर टू सेल बोलते हैं ना, तो फिर तो मेरे सप्लाई भाई में कुछ। सप्लाई को ऑफर फॉर सेल ही बोलेंगे ना। सर गुड्स तो अपन सप्लाई कर ही रहे हैं ना। किसको कर रहा है बता? अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंडियंस को ऑफर कर रहा है कि अमेरिकन को ऑफर कर रहा है? अमेरिकन। तो इंडियंस को क्या हुआ? उधर ऑफर कम हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। बस, तो फिर वही तो रिलेशनशिप की समझा? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. एक एक लाइन में एक्सप्लेन हो रहा है हाँ, और आपको एमसीक्यूज के लिए यही पढ़ना चाहिए, मतलब इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। अब आ जाओ एच। एच इज वेदर कंडीशंस है। हाँ, सीजनल प्रोडक्ट्स। हेलो, वेदर कंडीशन के ऊपर सप्लाई का असर होता है, ऑफ कोर्स। मुझे बताओ अगर ऑन सीजन है, ऑन सीजन लिखता हूं बेटर रहेगा। मैंगोज। हेलो, हर मौसम आम Yes, होता sir. है क्या?
No, मैंगोज sir. अवेलेबल होल 12 मंथ्स? नो। अगर सीजन मैंगोज का सीजन है तो सप्लाई विल इंक्रीज, अगर मैंगोज का सीजन नहीं है, ऑफ सीजन है, तो मैंगोज का सप्लाई विल डिक्रीज। हाँ कि ना? Yes, sir. नाउ तो वेदर कंडीशंस पे भी सप्लाई डिपेंड करती है, स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। स्ट्रॉबेरी ले लो, मैंगोज ले लो, एप्पल का एग्जांपल मत लो, एप्पल तो 12 मंथ्स अवेलेबल है, बनाना 12 मंथ्स अवेलेबल है, बराबर। नाउ तो बहुत सारे सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो सीजन ऑन सीजन है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस मैटर नहीं करेगा, ऑफ सीजन है तो सप्लाई कम हो जाएगी। जब ग्रो ही नहीं होगा तो सप्लाई क्या होगी? हाँ कि ना? गाइस एनी डाउट्स इन दिस ऑल थिंग्स? अदर No, फैक्टर्स sir. बहुत सारे हैं। हेलो, अरे ये सब समझा? Yes, sir, समझा। तो कहने से अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कम ज्यादा हो रही है, वेयर प्राइस डजंट मैटर, है ना? Yes, देयर sir. आर मेनी अदर रीजंस आर देयर। आ जाओ अब आपके मॉड्यूल्स में देख लेते हैं, और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है तो डिस्कस कर लेंगे। आ जाओ जल्दी आ जाओ। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ गुड्स, बराबर। तो ये देखो मैंने जितना अंडरलाइन किया है ना उतना लिख लो। प्रॉफिट राइजेस इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस, इन्होंने प्रॉफिट से एक्सप्लेन किया है। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बराबर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब मैंने ना इसके अंदर कुछ टिक मार्किंग नहीं की है बिकॉज मुझे इसके अंदर कुछ मिल नहीं रहा था वेरी स्पेसिफिक। इन्होंने बहुत ही एक्सप्लेन करते करते कहीं रिलेशनशिप को डाइल्यूट कर दिया जो वो एमसीक्यू से पूछते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं। प्राइस मैंने कवर कर लिया, रिलेटेड गुड्स मैंने कवर किया, बराबर है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कवर किया, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने कवर किया, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस एंड सब्सिडीज मैंने कवर किया, नेचर ऑफ कंपटीशन मतलब नंबर ऑफ सेलर्स मैंने कवर किया, बराबर। और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्होंने लिखे हैं। फैक्टर्स में फॉरेन पॉलिसी मैंने कवर कर ली, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन्होंने डिटेल नहीं दी। फिर नेचुरल फैक्टर मतलब सीजन, बराबर। फिर लेबर स्ट्राइक, कम्युनल राइट्स, यार ये तो फालतू टॉपिक्स है। नाउ गाइस आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो प्लीज, इनसे तो ज्यादा पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। गाइस एनी डाउट्स? No, sir. ठीक है, तो देखो अभी तक हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए सप्लाई में। एक इंट्रोडक्शन टू सप्लाई दैट इज मीनिंग टू सप्लाई, स्टॉक का मीनिंग वगैरह, और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अब हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड टॉपिक आपके इसमें क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई। 4 पॉइंट्स है पढ़ने के लिए एकदम फालतू से। लॉ ऑफ सप्लाई इज द नेक्स्ट टॉपिक। कोई मुझे बताएगा लॉ ऑफ सप्लाई किसने बनाया? मार्शल ही बनाता है सर। मार्शल ही बनाता है ना। तो दिस थियरी इज डेवलप बाय अल्फ्रेड मार्शल, बराबर। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। नाउ अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है प्राइस एंड सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई विल हैव व्हिच रिलेशनशिप? Direct relationship. When the price will increase, supply will expands, and when the price will decrease, supply will contracts. Already पढ़ चुके हैं, बराबर। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप तब होगा when other factors will remain कांस्टेंट। मतलब can I say this theory is based on ceteris paribus? Yes, क्या? sir. बराबर। नाउ ceteris paribus, ceteris paribus का मतलब है आप सिर्फ एक फैक्टर Other को than कंसीडर करते The हो, things remain. बाकी पूरी दुनिया को अज्यूम कांस्टेंट अज्यूम करते हो, है ना? ओके तो मुझे बताओ सप्लाई कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग, बराबर है। सप्लाई कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना? अच्छा आप लोग है ना जब एसवाईजीसी में सप्लाई पढ़ते थे तो आप टेबल लेते थे, उसे आप कहते थे शेड्यूल। हेलो, Yes, Yes. sir. सप्लाई शेड्यूल, व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल या शेड्यूल? टैबुलर स्टेटमेंट। हेलो, यस। Yes, और sir. डायग्राम
डायग्राम का क्या मीनिंग है? ग्राफिकल ग्राफिकल Graphical रिप्रेजेंटेशन। तो वो representation. मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, एकदम बचकाना है, बराबर। नाउ पर आपके मॉड्यूल में उसको वापस एक्सप्लेन किया हमने, डिमांड में देख लिया था सेम पैटर्न। तो देखो लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ने के लिए ना सिर्फ 3 ही बातें हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने थियरी बनाई, प्राइस एंड सप्लाई हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप व्हेन अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट, बराबर है। नाउ एंड द थर्ड इज सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लॉ ऑफ सप्लाई खत्म, पढ़ने के लिए कुछ था नहीं। आ जाओ देख लो, अंडरलाइन कर लो प्लीज, अंडरलाइन जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए खाली उतना ही अंडरलाइन कर लो, इनफ है। जस्ट 1 सेकेंड हाँ प्लीज। सॉरी, आ जाओ। हाँ तो प्लीज खाली इतना ही अंडरलाइन कर लो, हायर द प्राइस ऑफ द गुड्स द ग्रेटर द प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न, थस ग्रेटर द इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड ऑफर इट फॉर सेल। आप पका रहे हो, हम लोगों ने ऊपर ही लिख लिया है, प्राइस बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो सेलर गेट मोटिवेटेड टू सप्लाई मोर। ओके, नाउ इन शॉर्ट रन इट मे नॉट बी इजी टू इंक्रीज सप्लाई, इन लॉन्ग रन बराबर कैन बी इजीली एडजस्टेड रिस्पॉन्स चेंज इन प्राइस। ये हम लोगों ने अभी अभी डिमांड में पढ़ा था, वही थ्योरी इस पे। शॉर्ट रन में इनइलास्टिक डिमांड होती है, यस सर। और लॉन्ग रन में इलास्टिक, सेम वही है। शॉर्ट रन में सप्लाई भी बहुत कम हो जाती है कि सेलर को टाइम नहीं मिलता प्रोडक्शन करने के लिए, लॉन्ग रन में सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। फालतू है बस, और कुछ नहीं है, पूरा पका रहे हैं इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में। हेलो, अंडरलाइन कर दी नहीं? अंडरलाइन किया? यस सर। ओके, नीचे चलते हैं। नीचे वही शेड्यूल सप्लाई फालतूगिरी। नाउ कर्व अपवर्ड स्लोपिंग देख लो, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, इट स्लोप्स अपवर्ड टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव स्लोप। मार्केट सप्लाई सबको पता है, मार्केट डिमांड भी पता है, सम ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी मेड बाय इंडिविजुअल फॉर्म्स। प्लीज अंडरलाइन कर लो, इतना इतना जितना मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं ना उस पैराग्राफ में उतना ही कंटेंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्रक्स ऑफ द होल पैरा। हाँ जी, अंडरलाइन किया? ये सब पैराग्राफ्स है ना आपके मॉड्यूल्स में? यस सर। ओके, चलो अंडरलाइन कर लो। एनी डाउट्स? नो सर। गाइस बोलो यार, तो मैं आगे बढ़ूं। नो सर, नो डाउट। ओके, ये अंडरलाइन हो गया। अब आ जाओ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ एकदम सिंपल सा घिसा पीटा सर्च थियरी। नाउ अंडरस्टैंड, सप्लाई जैसे हमने डिमांड में भी पढ़ा था इज अफेक्टेड बाय प्राइस एज वेल एज अदर फैक्टर्स, है ना। अब हाँ। अल्फ्रेड मार्शल कहता है अगर प्राइस की वजह से सप्लाई अफेक्ट हो रहा है उसे आप वेरिएशन इन डिमांड कहेंगे, सॉरी वेरिएशन इन सप्लाई कहेंगे। और अगर अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई अफेक्ट होती है तो उसे आप चेंज इन सप्लाई कहेंगे। हेलो, यस। बराबर। अच्छा, वेरिएशन का एक और नाम है, वेरिएशन इन सप्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अब आपको नाम एक जैसा लगेगा ना, ये है चेंज इन सप्लाई, ये है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। हेलो, क्वांटिटी का फर्क। हाँ क्वांटिटी का डिफरेंस है, बराबर। नाउ 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 अब वेरिएशन कब होता है? व्हेन ड्यू टू प्राइसेस, ड्यू टू प्राइस फैक्टर, ड्यू टू प्राइस। और चेंज कब होता है?
ड्यू टू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर, बराबर ना, ड्यू टू अदर फैक्टर। अच्छा, जब आप प्राइस के साथ डिमांड सॉरी सप्लाई को देखोगे तो आप क्या अज्यूम करोगे? अदर थिंग्स रिमेन अदर कांस्टेंट। फैक्टर्स आर कांस्टेंट। और जब आप अदर फैक्टर्स देखोगे तो क्या अज्यूम करोगे? प्राइस आर कांस्टेंट, बराबर, सेम डिमांड जैसा ही है, कुछ नया नहीं है। अब है ना, प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ भी सकती है और सप्लाई कम भी हो सकती है। हेलो, यस। बराबर है ना, उसे आप कहते हो एक्सपांशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, हाँ कि ना? हाँ। यस। और अदर फैक्टर्स की वजह से भी सप्लाई बढ़ सकती है और सप्लाई कम हो सकती है, लेकिन उसे आप कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज। डिक्रीज इन सप्लाई। हेलो, यस सर। हाँ। अब है ना, इस टॉपिक के लिए आप एकदम मैच्योर्ड हो, क्योंकि हमने डिमांड में भी यही पढ़ा था, बराबर। मुझे एक चीज बताओ यार, अदर फैक्टर्स हो या प्राइस हो, यार सप्लाई बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, then why this bifurcation is given? What is the difference? अरे कोई तो बता दो यार, डिमांड में भी यही पढ़ा था यार। एनीवन? हेलो, सर क्वेश्चन ही सुनाई नहीं दिया क्योंकि नेटवर्क इशू था। तो भी सुनाई नहीं दिया? कुछ No, नहीं। sir. ठीक है, कहां तक सुना? इंक्रीज डिक्रीज। अच्छा, सर वो कुछ आप बाइफरकेशन का कुछ बोले ऐसा। मैं यह पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि चाहे प्राइस हो चाहे अदर फैक्टर्स हो, सप्लाई बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है। हाँ। Supply increases also and decreases also, whether the reason is price or any other factors. तो अल्फ्रेड मार्शल ने दोनों को डिवाइड क्यों किया? क्योंकि प्राइस के मामले में सप्लाई कर ऊपर नीचे हो रहा है और वहां पे सप्लाई कब शिफ्ट हो रहा है। हाँ, परफेक्ट गाइस, अल्फ्रेड मार्शल ने इन दोनों को इसलिए डिवाइड किया, सेम मैंने आपको डिमांड में भी यही कहा था, डिमांड का थ्योरी सेम है कि if the supply changes due to price ना, the variation movement take place not the shifting, बराबर। अरे यार, डिमांड में कितना एनालिसिस किया था हम लोग ने। हेलो, हाँ। हाँ, तो एक्सपांशन कब होता है? नाउ ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, है ना, इंक्रीज इन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। डिक्रीज इन प्राइस। अब मेरी बात सुनना, अल्फ्रेड मार्शल कहता है कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाई कर्व विल रिमेन सेम ओनली, चाहे एक्सपांशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, सप्लाई का कर्व वही रहने वाला है, खाली मूवमेंट होगा ऊपर नीचे। हेलो, यस। यस सर। हाँ, तो अब आप मुझे बताओ, अगर सप्लाई एक्सपांड होगी तो मूवमेंट किस तरफ होगा? अपवर्ड कि डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। गाइस, आर यू पीपल गेटिंग? अपवर्ड। यस सर। तो आंसर तो दो यार, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कि अपवर्ड? अच्छा, अगर कंफ्यूजन रहती है तो मैंने आपको है ना डिमांड के टाइम पे एक ट्रिक बताई थी, 1 to 6, 6 to 1, याद है? नाउ, अच्छा चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं, कहना से ये 1 है और ये 6 है,
अरे भाई हाँ। 1 2 3 4 हाँ। ऐसे ही जाएगा ना। हाँ हाँ, तो अब मुझे बताओ एक्सपांशन मतलब सप्लाई 1 to 6 जाएगी कि 6 to 1 आएगी? 1 to 6. 1 to 6। तो 1 to 6 जाने के लिए ऊपर ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 तो इधर है, हाँ 1 इधर है। yes। तो अगर कंफ्यूजन होती तो ऐसे सोच लो, हेलो, तो मूवमेंट Okay. किधर होगा? Upward. अपवर्ड मूवमेंट। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस की वजह से सप्लाई कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बराबर है? तो ये 1 है और ये 6 है। बताओ 1 to 6 जाओगे कि 6 to 1 आओगे? 6 to 1. आर यू श्योर? पक्का. ठीक है, तो मुझे बताओ मूवमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? नीचे. यस, 6 to 1 आओगे ना, तो मूव्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट, बराबर? तो अल्फ्रेड मार्शल कहता है प्राइस की वजह से जब सप्लाई बढ़ती है और कम होती है ना, तो उसमें मूवमेंट्स होते हैं। सप्लाई कर्व रिमेन सेम, जस्ट गोज अपवर्ड, जस्ट कम्स डाउनवर्ड, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन, मतलब फ्लक्चुएशन। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज में प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो सीधा सीधा शिफ्टिंग होता है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, बराबर ना। अब मुझे आप बताना, ये मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप है। अगर मैं कहूं इंक्रीज हो रहा है, तो देखो इधर 1 है, इधर 6 है, बताओ तो शिफ्टिंग किस तरफ होगी, राइट साइड की लेफ्ट साइड? इंक्रीज में राइट साइड। 1 to 6 Left कि to right. 6 to 1? 1 to 6. 1 to Left to, 6। तो शिफ्ट किस बाजू होगा? 1 to 6। हाँ, left तो to राइट right. साइड की लेफ्ट साइड? राइट। राइट साइड। आपको एक नया सप्लाई कर्व मिलेगा, शिफ्टिंग होगी। अरे बराबर, ओके। अगर डिक्रीज हुआ तो सप्लाई 1 to 6 जाएगा कि 6 to 1 आएगा? 6 6 to to 1। 1. Yes. लेफ्ट साइड। तो इट विल गो टू शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब है ना, अगर कोई कहे कि सर ये लेफ्ट राइट क्यों होता है, तो आई सजेस्ट यू कि आप डिमांड का है ना वेरिएशन और चेंज इन डिमांड पढ़ लो, वापस एक बार वो वीडियो लेक्चर देख लो, आपको समझ बराबर। बहुत ही बेसिक है यार। एनी डाउट्स? नो सर। No, sir. बाय No. दिस सप्लाई चैप्टर इज ओवर। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, वही। सप्लाई में क्या था, डिमांड ही इंपॉर्टेंट था ना। नाउ देखो, अब यहां पर भी मैं आपको देखो इतना ही है। नाउ मूवमेंट इन सप्लाई एंड शिफ्ट इन सप्लाई, कुछ भी नहीं है। ये शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, ये शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, और ये मूवमेंट ऊपर एंड नीचे। हेलो, तो इससे मेरे पास Yes। अंडरलाइन करवाने के लिए कुछ था नहीं। नाउ ये सेम एज डिमांड था, मैंने यहाँ पे थ्योरी बना दी। एनी डाउट्स? नो सर। पक्का? हाँ। सप्लाई सबको समझा? यस सर। यस सर। ओके, आज सिर्फ 2 ही लोग रिप्लाई कर रहे हैं मेरे को, कल तो 4-5 लोग थे। साशा, छवि, सब सो गए क्या? यस सर। शायद। सर 9 बज गया तो सब चले गए लगता है। No, sir. सर आज की सेवा समाप्त। हाँ, लेकिन आज का लेक्चर समझा आप लोग को? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. यस सर। तो कल हम सप्लाई पे एमसीक्यूज करेंगे, फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चालू करेंगे, फिर डिमांड फोरकास्टिंग का। बाय बाय। बाय सर। बाय Yes, sir. Bye, sir. Thank you. बाय गाइस।